सच में है ना, वो दुःख है कि भाई ठीक है ना में चले गए, लेकिन ठीक है यार उनकी आत्मा शांति मिल गई, उनको तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं समझोगे यार, इतना कष्ट आदमी को होता है ना बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में, तो वो कम से कम अच्छी बात है कि किसी को वो बेड पे पड़े नहीं रहे, किसी से सेवा नहीं करवाई, चलते आपका चला गया व्यक्ति, वो बहुत अच्छी चीज़ है। विश्व में कुल आप देखोगे तो 7 महाद्वीप है, उनमें एरिया वाइज़ देखो, एक तो एरिया वाइज़ और एक पॉपुलेशन वाइज़। एरिया वाइज़ जब आप चलते हो, तो एरिया वाइज़ सबसे बड़ा कौन-सा एशिया है। एरिया में एशिया सबसे बड़ा है, दूसरा अफ्रीका सबसे बड़ा है, दूसरा अफ्रीका सबसे बड़ा है ना? दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, दूसरा अफ्रीका। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन-सा है? एशिया, दूसरा कौन है? अफ्रीका है। सबसे पहले एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा एशिया है और दूसरा कौन-सा है? अफ्रीका है। एशिया, अफ्रीका 2 ऐसे महाद्वीप हैं जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं और जनसंख्या में भी सबसे बड़े हैं, ठीक है ना? सबसे बड़े। अब आप देखो एक बात पर ध्यान दो, क्षेत्रफल में 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका आता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? यूरोप की है। इसलिए एरिया वाइज़ 3 नंबर पे जहाँ उत्तरी अमेरिका है, वहीं 3 नंबर जनसंख्या में यूरोप आता है। अब सीक्वेंस आप बदल दो, देखो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, 4 हो गए। देखो इनमें सबसे छोटा जो आएगा, सबसे छोटा एरिया वाइज़ वो ऑस्ट्रेलिया है, बच गए 2, एक अंटार्कटिका और एक कौन-सा? वो यूरोप। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे हैं। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तो और भी सबसे छोटा है। तो दूसरा सबसे छोटा कौन-सा है? यूरोप और सबसे छोटा कौन-सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना? तो दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं आपका अंटार्कटिका आएगा, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। वहीं पर दूसरी तरफ जनसंख्या में जाओगे तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और फिर आपका आता है कौन-सा? ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका सबसे लास्ट में लिखा है, ध्यान रखना। तो पॉपुलेशन वाइज़ सबसे छोटा, है ना? पॉपुलेशन वाइज़ सबसे छोटा है ना? तो जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा, सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा, है ना? जनसंख्या में सबसे छोटा कौन-सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका तो जन शून्य है ना, हमने पहले बात करी है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। तो इसलिए पॉपुलेशन में ये काउंट ही नहीं होगा। दूसरे पर आते हैं, अब ये 7 महाद्वीपों की लोकेशन है अलग-अलग, तो खैर इस पर तो हम नहीं बात करेंगे अभी। अभी हम चलते हैं सीधे अफ्रीका पर। अफ्रीका में 54 देश हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी महाद्वीप में देश है तो वो कौन-सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक देश वाला कौन-सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक देश वाला कौन-सा है? तो ये आपका अन्य महाद्वीप जिसे कहते हैं वो कौन-सा है? अफ्रीका है। 54 देश, 54 कंट्रीज़, इनमें सबसे जो नया देश है, वो दक्षिणी सूडान है जिसकी राजधानी जुबा है। 9 जुलाई 2011 को बना और यूएनओ का 193rd 193वां सदस्य बना था। कौन? जिसको बोलते हैं कौन-सा? जिसको बोलते हैं दक्षिणी सूडान। चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। देखो, चारों गोलार्धों का मतलब हो गया इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और ये हिस्सा किसमें हो गया? साउथ हेमिस्फीयर हो गया। देखो 0 डिग्री देशांतर, इस तरफ ईस्ट हो गया, ईस्ट हेमिस्फीयर, इस तरफ कौन-सा हो गया? वेस्ट हेमिस्फीयर। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों में फैला हुआ है कौन-सा? जिसका नाम कौन-सा? जिसका नाम आपका अफ्रीका है। एक बात। सेकंड थिंग, दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरा है कि एक ऐसा आपका महाद्वीप है जिसमें 3 प्रमुख अक्षांश, है ना? तो 3 प्रमुख अक्षांश कौन-कौन से हैं? जिसमें एक अक्षांश आपका कर्क, एक भूमध्य और एक कौन-सा? मकर। कर्क, भूमध्य, मकर तीनों जिससे देशांतर अक्षांश गुजरते हैं, तीनों प्रमुख देशांतर जिससे अक्षांश जिससे गुजरेंगे वो कौन-सा है आपका? अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश होकर के गुजरते हैं, ठीक है ना? फिर आप देखो इसके बाद अगर देखें तो इसे अन्य महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं और इसको पठारी भूमि अधिक होने के कारण, पठारी भूमि का अधिक विस्तार होने के कारण इस भाग में इसे पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप इसको बोलते हैं। अफ्रीका की सीमाओं को देखो आप, अफ्रीका के उत्तर में जब आप चलते हैं तो उत्तर में ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा इसको हम कौन-सा बोलते हैं? भूमध्य सागर बोलते हैं, भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है? भूमध्य सागर बोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप चलोगे तो यहाँ पर एक ट्राइब भी पड़ता है, ये वाला हिस्सा देखो, ये यहाँ पर देश कौन-सा है? मिस्र है और ये मिस्र का हिस्सा है। कभी इसके ऊपर पता है इज़राइल ने कब्जा कर लिया था एक बार तो, और फिर जब इज़राइल ने कब्जा कर लिया था, फिर जब मिस्र ने इज़राइल को देश के रूप में मान्यता दी थी, तब इज़राइल ने इसको खाली किया था, ठीक है ना? तो ये सिनाई इसको कहते हैं और सिनाई जो है सिनाई, ये एशिया को और किससे जोड़ता है? अफ्रीका के साथ जोड़ता है। एशिया को अफ्रीका को आपस में जोड़ता है, इसलिए एशिया अफ्रीका का इसे एशिया अफ्रीका का जनसंधि कहा जाता है, सिनाई स्थल संधि, सिनाई स्थल संधि और सिनाई स्थल संधि, ठीक है ना? अगली बात करते हैं नेक्स्ट बात पर। दूसरा देखो, तो यूरोप से और अफ्रीका लगभग भूमध्य सागर, एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ने का काम किया सिनाई प्रायद्वीप। और अब आपका आ गया यहाँ पर कौन-सा? रेड सी, लाल सागर हो गया। तो लाल सागर एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका इन दोनों को सेपरेट करता है। तो यूरोप से अलग होता है भूमध्य सागर, एशिया से सेपरेट होता है लाल सागर और जोड़ता कौन है? सिनाई स्थल संधि, इसको क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है ना? तो यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है, एक बात, यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा अलग होता है, एशिया से लाल सागर द्वारा अलग होता है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का भाग है जो कि अफ्रीका, एशिया को आपस में जोड़ता है, ऐसे सिनाई स्थल संधि भी कहा जाता है। अब सुनो आप, अब आप आओ जिब्राल्टर जल संधि पर आप आओ, जिब्राल्टर जल संधि। सुनो भाई ध्यान दो, ठीक है ना? तो आप इस पे ध्यान दो, सिनाई स्थल संधि पर आप आओ, जिब्राल्टर जल संधि पर। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर पड़ता है आपका स्पेन, यहाँ पड़ता है मोरक्को। इन दोनों को आपस में जो जोड़ता है, ये वाला जो संक्रांत पानी का भाग है, इधर तो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है और इस तरफ आपका मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को आपस में जोड़ता है, इन दोनों को आपस में जोड़ता है, आपस में दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? दोनों को आपस में जोड़ता है कौन? ये जोड़ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है, जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है ये इसको भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर के साथ में आपस में जोड़ता है। तो ये ध्यान रखना कि पहली बात तो इसके संदर्भ में ये आएगा कि सब ये जो आपकी ये है जिब्राल्टर जल संधि किनको जोड़ती है? अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है? सो भूमध्य सागर में एंटर करने का यही एक रास्ता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट को हम बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ऊपर स्पेन देश पड़ता है, नीचे मोरक्को पड़ता है। स्पेन और मोरक्को के बीच में अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। एक तो ये ध्यान रखना। एक यहाँ पर आप ध्यान रखो कि यहाँ पर आपका अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी अफ्रीका यहाँ पर इसकी जो बात कर रहा है, ये वाला देश है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, मोजाम्बिक चैनल नाम पड़ा है, मोजाम्बिक चैनल नाम पड़ा है इसका, ठीक है? मोजाम्बिक चैनल। तो ये मोजाम्बिक चैनल पड़ता है, मोजाम्बिक चैनल। अफ्रीका और मेडागास्कर इन दोनों को जो सेपरेट करता है, अफ्रीका, मेडागास्कर, इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है ना? और ये कोमोरोस द्वीप समूह पड़ता है, कोमोरोस आइलैंड ग्रुप पड़ता है, कोमोरोस आइलैंड ग्रुप पड़ता है। तो कोमोरोस द्वीप समूह पड़ता है यहाँ पर इस मोजाम्बिक चैनल के आसपास। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है और मेडागास्कर में एक वन पाए जाते हैं, एक जंगल पाए जाते हैं और बाय फुल स्क्रीन क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग आपस में? भैया आपस में बातें मत करो, प्लीज़ इस पे थोड़ा फोकस कर लो, है ना? मेडागास्कर में एक वन पाए जाते हैं और इनका नाम है अत्सिनानाना वर्सावन, है ना? तो ये अत्सिनानाना रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और ये कहाँ पर मिलते हैं? मेडागास्कर। देखो, आज तो ना मुझे हमारी टीम भी कह रही थी कि आज भी क्लास ले लेंगे क्या? तो उनको पता था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार कोई बात नहीं, बच्चों का पेपर ज़रूरी है ना, पेपर एग्ज़ाम है तुम्हारा तुरंत और तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, है ना? तो या फिर एक बच्चे के घर मुझे नींद आ रही है ना, तो मेरी खाली नहीं आ रही, मैं 4 बजे उठ गया था,
मतलब 5 बजे करीब उठाऊंगा, है ना, तो मैं भी 8 बजे उठता हूँ डेली, तो 5 उठा था, 3-4 घंटे पहले उठा, मुझे भी नींद आ रही, दिन भर थकान भी बहुत हो गई, गाड़ी वाड़ी चलाई, पेपर है, मैं खुद ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब है भाई, नींद आ रही है तो सो जाओ, इसमें क्या दिक्कत है, सुबह पढ़ लेना, अगर नींद आ रही है तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है बच्चा। ये कुल जल्दी कहाँ पर है, तो इस मैप में देखो आप, यहाँ पर देखो आप, ये वाली, ये अरेबियन पेनिनसुला अरब प्रायद्वीप है, और यहाँ पर पड़ता है ओमान, और यहाँ पर पड़ता है जिबूती। ओमान और जिबूती देश पड़ते हैं, ओमान और जिबूती ये देश पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉरी यार, ओमान यमन पड़ता है, ओमान यहाँ पर है, ये ओमान है, ओमान की खाड़ी उधर, इधर अदन की खाड़ी, ये जो जगह भाग है ना, इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। और ये देश पड़ता है यमन, देश पड़ता है, यमन पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये वाला कंट्री, इसको बोलते हैं जिबूती, क्या बोलते हैं, जिबूती। ये जो है ये बोलते हैं इसको जिबूती, जिबूती बोलते हैं इसको, ये जिबूती, ठीक है ना, ये जिबूती, ये जिबूती, राइट। तो एशिया अफ्रीका इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जली भाग है, इसको बोलते हैं बाब अल मंडेब स्टेट, बाब अल मंडेब जलसंधि बोलते हैं, ठीक है ना, बाब अल मंडेब जलसंधि इसको बोलते हैं, बाब अल मंडेब, ठीक है। और एशिया अफ्रीका के बीच में यमन और जिबूती के बीच में, यमन जिबूती के बीच में, यहाँ पर यमन हो गया और यहाँ पर जिबूती हो गया, ठीक है ना, यमन और जिबूती हो गया। अब किन सागरों को जोड़ती है, तो ये तो रेड सी है, रेड सी, रेड सी, और ये आपकी कौन सी है, गल्फ ऑफ अदन, गोवा, गल्फ ऑफ अदन है, ठीक है ना। तो रेड सी लाल सागर को और किससे जोड़ती है, लाल सागर को, और ये जोड़ती है किससे, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी से जोड़ती है। तो इस प्रकार से ये आपकी जलसंधि है, कौन सी, बाब अल मंडेब स्टेट आई, बाब अल मंडेब जलसंधि। देखो ये सिर्फ आंसुओं का द्वार कहते हैं, गेटवे ऑफ टीयर्स कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और अफ्रीका और एशिया को पृथक करती है, जो कि जिबूती और यमन के बीच में स्थित है, जिबूती और यमन के बीच में स्थित है। इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, 4 देशों का समूह है, एरिट्रिया है, इथियोपिया है, जिबूती है और सोमालिया है। तो एरिट्रिया, जिबूती, अब देखो इसमें ध्यान रखना, इथियोपिया इज द पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथियोपिया कैसा है, लैंड लॉक कंट्री है, ध्यान रखना, ये कैसा है, लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री है ना, लैंड लॉक कंट्री है ना, लैंड लॉक कंट्री, स्थलबद्ध देश आएगा इथियोपिया, सागर के साथ में कहीं भी सीमा इसकी नहीं लगती है, ठीक है ना। सिर्फ परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी आगे, पेपर हो गए तो हो जाएगा, आगे क्यों बढ़ानी भाई। इधर देखो आप, यहाँ से ये रेखा है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा जिन देशों से जाती है, जिन देशों से जाती है, उसमें एक आपका देश आता है जिसको बोलते हैं पश्चिमी सहारा, एक आता है मोरिटानिया, पश्चिमी सहारा हो गया, मोरिटानिया हो गया, एक हो गया माली, मोरिटानिया हो गया, कौन हो गया, माली हो गया, एक आपका अल्जीरिया हो गया, कौन सा हो गया, अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया, एक नाइजर हो गया, नाइजर हो गया, अल्जीरिया हो गया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया हो गया, लीबिया हो गया, लीबिया हो गया, लीबिया हो गया, और एक आपका इसी को बोलते हैं इजिप्ट, लीबिया है, और एक कौन है, इजिप्ट है, इजिप्ट है, नाइजर है, माली, नाइजर है, माली, अल्जीरिया है, मोरिटानिया है, वेस्टर्न सहारा है, ठीक है ना, ये वेस्टर्न सहारा है, ठीक है। तो पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, इनसे आपकी रेखा जाती है, इसको बोलते हैं कौन सी, कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा, ठीक है ना। तो ये फिर दूसरी बात पर चलते हैं तो एक आपका ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में आप चलोगे तो भूमध्य रेखा में कहाँ से आपका गुजरता है, तो भूमध्य रेखा में आप जाओगे तो यहाँ पर आपका साओ टोमे प्रिंसिपे, साओ टोमे प्रिंसिपे, एक साओ टोमे प्रिंसिपे के बाद में गैबोन, गैबोन के बाद में ये पड़ता है कौन सा, कांगो, एक पड़ता है जायरे, जायरे पड़ता है, कांगो है जायरे, कांगो जायरे, ठीक है ना। तो साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, जायरे, फिर ये पड़ता है, इसको बोलते हैं युगांडा, युगांडा, ये केन्या, युगांडा केन्या, और एक कौन सा था, सोमालिया, युगांडा केन्या और सोमालिया, है ना। तंजानिया नीचे पड़ता है, तंजानिया, तंजानिया, युगांडा, केन्या में आपकी विक्टोरिया झील पड़ती है। और हाँ, ये आप स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे चीज दिखेगी, ये जो लेक आपको पड़ती है, ये वाला लेक, ये ध्यान रखना, लेक इसको बोलते हैं विक्टोरिया, और इसी के किनारे ऊपर विश्व रेखा पर स्थित एक शहर पड़ता है कंपाला, है ना। तो ये ध्यान रखना, युगांडा की जो कैपिटल है, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल ये कंपाला है, कंपाला है ना। कैपिटल कौन पड़ता है, कंपाला। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला विश्व रेखा के ऊपर है, और कैपिटल जो कंपाला है वो तट के ऊपर है, विक्टोरिया लेक के, विक्टोरिया लेक के तट पर स्थित है। बेवकूफ लोग पढ़ो ही तो निकलो। हाँ, ये पूछ सकता है कंपाला वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आप देखो नेक्स्ट अगला, एक मकर रेखा, मकर रेखा में एक आपका नामिबिया, नामिबिया आता है, एक आपका बोत्सवाना, नामिबिया, बोत्सवाना, एक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और एक मोजाम्बिक, और एक पांचवा कौन है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर है। तो नामिबिया, बोत्सवाना बोलो, नामिबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामिबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, एक आपका कौन सा है, मोजाम्बिक है, एक आपका मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये तमाम पढ़ते हैं जो आपके यहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। तो ये तमाम यहाँ से आपके आ जाएंगे, ठीक है, तमाम ये सब आपके आ जाते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अफ्रीका के कुछ माउंटेन्स की बात करते हैं, अफ्रीका के पर्वतों की बात करते हैं। अफ्रीका के पर्वतों पर आप आओ प्लीज, ध्यान दो। अफ्रीका के पर्वतों की बात करोगे तो अफ्रीका के पर्वतों में यहाँ पर बेटा आपका एक देश पड़ता है मोरक्को, आपको पता होगा मोरक्को की यात्री आए थे, नाम बड़ा फेमस है, इब्न बतूता, है ना। और थैंक यू सो मच सर, आप इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई वो बेस्ट है, यस यस, बिल्कुल कोशिश करिए अपने अच्छा बनाने की। मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कुछ नोट्स डलवाए है ना, उनको डाउनलोड कर लेना, उनको थोड़ा देख लेना जरूर, ठीक है। तो बाकी वर्ल्ड का एक बड़ा पोर्शन तो मैंने इसी में करवा दिया आपका, है ना। सारे पर्वत दुनिया के, जल संधियाँ, आपके घास के मैदान, तमाम पौने, इसमें बहुत टॉपिक कवर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा। 3 4 5 6 लेक्चर में ना, 6 घंटे 7 घंटे के अंदर, 7 घंटे के अंदर आपका जो बताओ इतना बड़ा पोर्शन कवर करवाना। इसका टीजीटी राजस्थान 2018 में उसमें प्रश्न आया था कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप पूछा था। तो ये ध्यान रखना, एटलस जो आएगा मोरक्को देश में पड़ता है, जो कि आपका महाद्वीप कौन जाता है, अफ्रीका, ठीक है ना, अफ्रीका आता है। एटलस हिमालय की तरह नवीन वलित पर्वत है, एटलस माउंटेन लोकेटेड इन मोरक्को कंट्री, है ना, विच इज ए न्यू फोल्डेड माउंटेन, है ना। तो नवीन वलित पर्वत है, अफ्रीका के अंदर पड़ता है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका के अंदर पड़ेगा। सर्वोच्च चोटी माउंट तौबकल, ये अच्छा प्रश्न है, माउंट तौबकल है। ऐसे ही देश पड़ता है तंजानिया, ध्यान रखिएगा, तंजानिया है, नीचे आपका मैंने आपको मोजाम्बिक बताया, साउथ अफ्रीका है ना, ऊपर आपका सोमालिया, तंजानिया, इधर आपका मोजाम्बिक, इधर आपका साउथ अफ्रीका, 4 कंट्रीज यहाँ पर बड़े बड़े। इस तरफ आपका पड़ता है मेडागास्कर, पड़ता है मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तंजानिया के उत्तर पूर्व के अंदर आपको एक चोटी दिखेगी, ये वास्तव में ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और इस मृत ज्वालामुखी का नाम है कौन सा, इस मृत ज्वालामुखी का नाम है, और इसका नाम है कौन सा, इसका नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत के अंदर एक आप देखोगे तो इसमें एक चोटी पड़ती है, एक किलिमंजारो जो क्षेत्र है, मतलब बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है किलिमंजारो, उसके अंदर एक वोल्केनो है जिसको बोलते हैं कौन सा, किबो ज्वालामुखी। और उस किबो ज्वालामुखी के अंदर एक आपका शिखर पड़ता है, उसका नाम उहुरु शिखर पड़ता है। उहुरु वास्तव में उस शब्द का अर्थ होता है क्या, उहुरु का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। 1961 में जब इस तंजानिया देश को आजादी मिली 1961 में, तब इन्होंने इस सबसे ऊंची चोटी का नाम रख दिया, उहुरु शिखर नाम रख दिया, जो किबो ज्वालामुखी से संबंधित है।
और किलिमंजारो वास्तव में एक ज्वालामुखी पर्वत भी आएगा और ये एक मृत ज्वालामुखी है ही आपका, ठीक है। दक्षिण में आप आओगे तो साउथ अफ्रीका के अंदर आपको दिखेगा ड्रैगन्सबर्ग पर्वत, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत, और ये भी कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। ये भी कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत आएगा, ज्वालामुखी पर्वत आएगा, ठीक है ना, ज्वालामुखी पर्वत आ जाएगा, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगली बात पर चलते हैं। अगली बात पर आप चलोगे तो नेक्स्ट आप जोड़ो, देखो नेक्स्ट क्या है। अगला देखो बेटा, अगली बात पर आप आओ, अगली बात पर आते हैं, पर्वत हो गए। अब आप सब जानते हैं कि भाई साहब ये ऊपर आपकी कर्क रेखा है और ये सब जानते हैं ये नीचे कौन सी मकर रेखा। देखो कर्क और मकर के बीच में विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, उष्णकटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा है, उष्णकटिबंध है, ट्रॉपिकल जोन है। ये वाला कटिबंध कौन सा है, उष्ण ट्रॉपिकल जोन है, उष्णकटिबंध है। ये आपका अगर बेटा उष्णकटिबंध है तो ये उष्णकटिबंध जो आपका आएगा तो इसमें दो खास चीजें आपको दिखेंगी। एक तो आपका ये यहाँ पर एक नदी पड़ती है कांगो, तो कांगो नदी का बेसिन है, भाव क्षेत्र है, जिसको हम कांगो बेसिन या जायरी नदी बेसिन के नाम से जिसको हम जानते हैं, कांगो बेसिन नाम जानते हैं। कांगो का जो बेसिन है यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र सेलवास के बाद दूसरा है। मैंने आपको बताया सेलवास इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ओके, मैंने बताया था आपको, याद करो, आपको बताया नहीं बताया सर आपको। दूसरा दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये आपका अमेजन बेसिन के जंगल के बाद में जो कि सेलवास कहलाते हैं, उसके बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, कांगो बेसिन है, याद रखना है। कांगो बेसिन दूसरा सबसे बड़ा दुनिया के अंदर। इसके बगल में आपको घास के मैदान दिखते हैं और ये जो घास के मैदान है ना, ये जो घास के मैदान इनको बोलते हैं सवाना, इनको बोलते हैं सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। और सवाना जो घास के मैदान है ना, ये सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो पूर्वी अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और नीतीश कुमार सर, आज मेरे भी नाना जी की डेथ हो गई, मेरे भी नाना जी याद चले गए यार, अपने दोनों के याद चले गए। एक बच्चे लेकर मेरी नानी चली गई। देखो चलो जो भी है इस पर फोकस करो फिलहाल, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम भी पढ़ाई करो, है ना। तो सवाना घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, और इन्हीं सवाना घास के मैदान में बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। बड़े शिकार, हाथी, जिराफ, इस तरीके के जो जानवर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं सवाना में। घास ज़्यादा होती है, घास बड़ी एरिया पर होती है और उसमें जो है दूर दूर पर वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष मिलते हैं, ठीक है ना। तो सवाना घास का मैदान आपका आएगा, ठीक है, सवाना घास का मैदान आएगा। नीचे आप चलोगे तो इधर तो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत हो गया, इधर आप चलोगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा, और इधर आपको देखने को मिलेगा क्या, तो इधर मिलेंगे आपको एक और घास के मैदान, इनको बोलते हैं वेल्ड, इनको क्या बोलते हैं, वेल्ड। तो ये जो घास के मैदान है कौन से, वेल्ड घास के मैदान, ये वेल्ड घास के मैदान, ध्यान रखिएगा वेल्ड। तो ये शीतोष्ण है। अब आप एक बात को समझो कि जितने भी दुनिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जितने भी, है ना, तो जितने भी दुनिया में घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय, वहाँ गेहूं की खेती होती है। और जिस देश से संबंधित, जिस महाद्वीप से संबंधित, उस देश की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अफ्रीका में जो ब्रेड बास्केट है वो कौन है, वो है वेल्ड। तो अफ्रीका की ब्रेड बास्केट है वेल्ड है। और ये जो वेल्ड है ये आपके बेसिकली सबसे अधिक विस्तार इनका साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है। देखो सवाना की कुछ खास बात है, सवाना में एक जनजाति पाई जाती है, मसाई। मसाई कैसी जनजाति है, पशुओं को पकड़ती है, लटकाती है, खून निकालती है उनसे, और खून निकाल करके उनको दूध में मिला करके पीती है। तो ऐसा करने वाली जनजाति है जिसको अपन कौन सी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कौन सी, जिसको मसाई जनजाति बोलते हैं, मसाई, ठीक है ना। तो जिसको बोलते हैं कौन सी, मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति यहाँ सवाना घास के मैदान में पाई जाती है, जो कि रक्त पीने वाली दुनिया में एकमात्र जनजाति, दुनिया में एकमात्र जनजाति, ठीक है, रक्त पीने वाली जनजाति। तो ये आपको मसाई लोग दिखेंगे, रक्त पीते लोग, ठीक है। सवाना घास के मैदान इस प्रकार के आपको दिखते हैं, जिनमें आपको बड़े बड़े पेड़ इस तरीके के और जिनकी कैनोपी ऊपर जाके फैली होती है और बड़े जीव मिलते हैं घास का मैदान। काला हारी मरुस्थल है दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के अंदर। दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना जो है उसमें एक जनजाति मिलती है बुशमैन, इनको दीमक बहुत पसंद है बुशमैन को, तो काला हारी मिलती है। और ये जो है आपकी जनजाति कौन सी, बुशमैन है। एक जो आपका जो कांगो बेसिन है, उस कांगो बेसिन में जनजाति पाई जाती है पिग्मी, पिग्मी दुनिया की सबसे छोटे कद की कोई जनजाति है तो वह पिग्मी जनजाति है। तो चार जनजाति यहाँ पर आपको दिख रही है, एक मसाई रक्त पीती है सवाना घास के मैदान में, एक आपकी बुशमैन जो कि आपकी काला हारी मरुस्थल में, जो कि आपकी बुशमैन जो है दीमक बहुत खाती है, दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। और एक आपका पिग्मी दुनिया में सबसे छोटी कद की जाति जो कि आपकी कांगो बेसिन के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो हाँ, इसमें आगे देखो नेक्स्ट अगला। तो बेटा ये तो आपका सेलवास हो गया, अमेजन के वर्षावन, और ये कांगो के वर्षावन है। ये दुनिया में सबसे बड़े, ये दुनिया में दूसरे सबसे बड़े, अफ्रीका के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र है। कांगो रिवर के बेसिन पिग्मी जनजाति, इनको पसंद फल केला है, एक पक्षी मौन व्यापार करते हैं, दुनिया की सबसे छोटी कद की जनजाति है, ठीक है ना। तो ये सब बातें मैंने आपको बता रखी है इसके बारे में। तो आगे चलो नेक्स्ट, अगला आता है अफ्रीका में मरुस्थल, ठीक है ना। अफ्रीका में मरुस्थल आता है, अफ्रीका का डेजर्ट, डेजर्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका के मरुस्थल, अफ्रीका में मरुस्थल। अफ्रीका में मरुस्थल में सबसे बड़ा, देखो ऐसे तो चार मरुस्थलों के नाम आते हैं लेकिन दो बड़े विशेष मरुस्थल है। और अफ्रीका में दो बड़े मरुस्थल कौन कौन से हैं, एक जिसको हम कहते हैं कौन सा, एक जिसको हम बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं सहारा। 11 देशों के अंदर विस्तार है, 11 देशों, मोरक्को है, पश्चिमी सहारा है, मोरिटानिया है, नाइजर है, माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, चाड है, मिस्र है ना, और आपके सूडान है। इन देशों के अंदर ये आपको एक बार में याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया, चाड, सूडान और मिस्र, चाड, सूडान और मिस्र। इनको पूर्व से पश्चिम बीच में आएगा तो आप कह दोगे मोरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान। ये लो ऐसे भी आपसे जमा सकता है। इधर से आपका सोमालिया है ना, इस मैंने आपको बताया, चर्चा किया आपसे, ठीक है, इनके बारे में मोजाम्बिक वगैरह बताया, ठीक है। तो ये हो गया। तो पश्चिम ये आपका सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे उष्ण मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल है। यहाँ पर आपको बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में देखने को मिले कलाहारी। तो यहाँ से बेगोला की ठंडी जलधारा बहती है जिसकी वजह से इस मरुस्थल का विकास होता है। इधर से कोई मानसून की पवनें आती भी हैं तो वो ड्रैगन्सबर्ग से टकरा कर बारिश करती है, यहाँ बारिश नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ बारिश होती नहीं वैसे भी। अब देखो इसके बारे में, यहाँ देश पड़ता है कौन सा, लीबिया। लीबिया में एक स्थान पड़ता है, लीबिया में एक स्थान है अल अजीजिया, अल अजीजिया। और ये जो अल अजीजिया है ना, लीबिया देश, देखो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा, सारा। और अल अजीजिया जो लीबिया में पड़ता है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, विश्व में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, अल अजीजिया आएगा, ठीक है, अल अजीजिया आएगा। तो सहारा के बारे में लिखा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तथा सबसे गर्म मरुस्थल है, विस्तार 11 देशों में मिलता है, बद्दू जनजाति निवास करती है, ऊंट पालक का कार्य करती है, ठीक है ना, बद्दू जनजाति। लीबिया देश का अल अजीजिया विश्व का सबसे गर्म स्थान 1922 में 58 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया। ऐसे मैंने आपको बताया कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में यहाँ जनजाति निवास करती है कौन सी, यहाँ बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति निवास करती है, बुशमैन जनजाति निवास करती है।
बुशमैन जनजाति का निवास यहाँ पर मिलता है, बुशमैन का निवास मिलता है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में फैला हुआ है, बेंगोला की ठंडी जलधारा यहाँ से प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप अफ्रीका की नदियाँ। अफ्रीका की नदियों में आप दबाओगे, अफ्रीका की नदियों में आप दबाओगे तो इसमें कौन कौन आएगा? देखो बेटा, ये विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील, ठीक है ना, व्हाइट नील निकलती है। इधर से टाना झील से निकलती है, जिसको कहते हैं ब्लू नील। ब्लू नील, व्हाइट ब्लू नील जो है ना, ये जहाँ मिलती है उसका नाम है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम, सूडान की राजधानी कौन सी? खार्तूम है ना। तो ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, इस विक्टोरिया झील से नदी निकलती है व्हाइट नील, टाना झील से निकलती है, इसको बोलते हैं ब्लू नील, ब्लू नील, और उत्तर की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है ना, यहाँ से नदी आपकी बहती है कांगो, ये कौन आती है? नदी नाम कांगो, यहाँ से नदी बहती है और ये नदी बेटा आपको देखिए जम्बेजी। ये मकर रेखा को काटते हैं लिम्पोपो, ड्रैगन्सबर्ग से निकलकर अटलांटिक में गिरती है, इसका नाम ऑरेंज। यहाँ से बेटा एक नदी आती है नाइजर, नाइजर में एक सहायक नदी मिलती है बेन्यू, और एक आपकी वोल्टा घना नदी से बहती है। एक और नदी है सेनेगल, सेनेगल नदी है, सेनेगल नदी। ऐसे करके नदियां हैं जिसमें नील मुख्य नदी है, सबसे लंबी नदी विश्व की है, उत्तर की ओर बह रही है। कर्क रेखा को दो बार, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है कांगो, जो जायरी कुछ भूमि से निकलती है। मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी, दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। ठीक है ना, तो ऐसे है आपकी कुछ नदियां। उल्टी यू आकार में बहती है नाइजर, जैसे पाम तेल की नदी के नाम से भी जाना जाता है, पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। अब नील को हमने एक डायग्राम से बनाया, देखो ये झील है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से उद्गम हुआ सफेद नील का, और ये युगांडा से बहती है। युगांडा से बहने के बाद में दक्षिणी सूडान में आती है व्हाइट, फिर सूडान आती है, सूडान की राजधानी खार्तूम। इथियोपिया देश पड़ता है, इथियोपिया के टाना से आई ब्लू नील, और फिर ये सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल गई, और सूडान के बाद में फिर उत्तर मिस्र में बहती हुई और ये गिरी जाकर के कहाँ पर? कायरो, काहिरा जो पड़ता है, काहिरा नगर, कायरो जिसको बोलते हैं, इसके नजदीक से जाकर डेल्टा बनाती है और फिर गिरती है भूमध्य सागर के अंदर। तो प्रवाह देखो, युगांडा, दक्षिण सूडान, युगांडा, दक्षिण सूडान, सूडान, इथियोपिया, और ये कौन सा? मिस्र, इनसे बहती है। विश्व की सबसे लंबी 6670 किलोमीटर के आसपास लंबी, 6670। तो देखो सफेद नील निकलती है विक्टोरिया से, ब्लू नील निकलती है कहाँ से? टाना से। एक विक्टोरिया से, एक टाना से निकलती है। मुख्य नदी कौन सी है? ब्लू नील, इसकी मुख्य नदी है। 60% जल ब्लू नील से आता है, 40% व्हाइट नील से आता है। ठीक है ना, तो इन देशों से बहती है और दोनों आपस में मिलती है कहाँ पर? खार्तूम के अंदर। व्हाइट नील के किनारे स्थित जुबा, जो कि दक्षिण सूडान की राजधानी है। ठीक है ना, चलो आगे देखो इसमें, नेक्स्ट आप देखो अगला, नेक्स्ट आप देखो इसमें, नेक्स्ट ये सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 66-70 किलोमीटर लंबाई हुई। ठीक है, अब देखो सुनो, जो व्हाइट नील है, ये व्हाइट नील, ये आपकी कौन सी ब्लू नील, इनके बीच का जो क्षेत्र है, जैसे हम दोआब कहते हैं, दोआब, दो नदियों के बीच उपजाऊ मैदान को दोआब बोलते हैं। ऐसे ही व्हाइट और ब्लू नील के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है क्या? इसको गेजीरा कहा जाता है, गेजीरा, गेजीरा कहते हैं, गेजीरा। ठीक है ना, सफेद नील पर सूडान में जिबिन ओलिया, ब्लू नील पर सूडान में सेनार बांध, और इथियोपिया में ग्रैंड इथियोपियन रेनेसेंस डैम बना हुआ है। ग्रैंड इथियोपियन डैम किस नदी पर है? तो ब्लू नील के ऊपर है, ध्यान रखना, ब्लू नील पर है, ब्लू नील पर है। नील पर मिस्र में आसमान और लश्कर बांध बने हैं, नील पर आसमान और कौन सा है? लश्कर। मिस्र को नील नदी का आशीर्वाद या वरदान कहा जाता है, क्योंकि अगर आप इसे बताओ, अगर ये नदी नहीं बहती तो मिस्र की आप क्या मानते हो? क्या स्थिति होती है मिस्र की? तो पानी है तब ना वहाँ पर सब अस्तित्व में। नील चापाकार डेल्टा अपनाती है, और इसके लिए पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग दुनिया में हेरोडोटस ने किया था, पहली बार। ठीक है ना, हेरोडोटस ने किया था। तो ये आपकी आ जाएगी बात। एक आती है नाइजर, बेटा नाइजर को सुनो, नाइजर उल्टी यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी? नाइजर। नाइजर में एक साइड नदी आकर मिलती है, जिसको बोलते हैं कौन सी? इसको बोलते हैं कौन सी? इसका नाम है आपकी बेन्यू। इसके किनारे दो बड़े नगर हैं, बमाको, एक तो बमाको नगर है, एक नियामी नगर है। एक बमाको और एक कौन सा है? नियामी। एक बमाको है, एक कौन सी है? नियामी। नियामी, बमाको और नियामी, ये नगर इसके किनारे आपके स्थित है या अवस्थित है। ठीक है ना, बमाको और नियामी। देखो नियामी नाइजर की राजधानी, नियामी, याद रखिए, नियामी नाइजर की राजधानी, बमाको माली की राजधानी। लिख लेना इसको कहीं साइड में ना, लिख लेना, माली की राजधानी, माली की राजधानी है ना। तो एक माली की राजधानी है और एक नाइजर की राजधानी। ठीक है, तो गिनी हाईलैंड है, गिनी हाईलैंड बोलते हैं, इससे निकलती है ये। ठीक है, और पाम तेल की नदी इसको कही जाती है, इसकी साइड वेन्यू है, इस पर केंजी डैम बना हुआ है नाइजीरिया में। केंजी डैम इस पर किसमें? नाइजीरिया। केंजी डैम नाइजीरिया में, नाइजर नदी के ऊपर है। ठीक है ना, नाइजर पर है। अगली नदी है कांगो जायरे। ठीक है ना, कांगो जायरे, कांगो जायरे, इसको देख लो, फिर बाकी करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, प्लीज कल करेंगे बाकी। देखो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो नदी हमारे से, इससे निकलती है जायरे हाईलैंड, जायरे उच्च भूमि से निकलती है, जायरे उच्च भूमि से ही निकलती है, जायरे हाईलैंड यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलकर ऊपर बहती है, उल्टी युवा में बहती है और गिरती है गिनी की खाड़ी, विश्व रेखा को दो बार काटती है। जायरे उच्च भूमि से उद्गमित होकर कांगो से प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, जो कि भूमध्य सागर को, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। इसकी दो साइड नदी है, उबांगी और कसाई, उबांगी और कसाई। इस कांगो पर जलप्रपात है, एक स्टैनली है और एक बायोमा है, स्टैनली और एक बायोमा है। इसके ऊपर एक डैम बना, एक डैम बना, स्टैनली बायोमा, बायोमा वाटरफॉल जलप्रपात है, और एक जलप्रपात है। विश्व में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की संभावना वाली नदी भी इसको मानी जाती है ना, इसको मानी जाती है, तो इसको मानी जाती है विश्व में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की संभावना वाली नदी। कल सुबह 8 बजे क्लास है, कल शाम को भी तुम्हारी क्लास शायद हो सकती है, मैं लो क्लास। ठीक है ना, तो कल सुबह में हम महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे, कल सुबह महाद्वीप कंप्लीट करेंगे। हमारा अफ्रीका बचा हुआ है, अफ्रीका के बाद में हमारा सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है और वो बचा अफ्रीका मैक्सिमम हो गया। अफ्रीका का ज़्यादा लोड मत लेना, अफ्रीका में ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक है ना, तो अफ्रीका तुम्हारा लगभग हो गया है और अफ्रीका हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, अरे आज बड़े वाले मामा का बर्थडे भी आए हैं, आप इसमें थे। बस कुछ चीज़ कल रात को अपन डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे एक टॉपिक में आपको बंडल वाइज बता रहा है, उतना करेंगे। बाकी मैं जो नोट्स आपको दिए उनको जरूर आप रीड कर लेना, वर्ड कंप्लीट हो जाए, फिर एक सेशन तुम्हारा खाली नदियाँ, और इसमें हमने नदियों में हमने नील नदी के बारे में पढ़ लिया।
अब अपन पढ़ते हैं आगे। आगे इनको पढ़ते हैं। कांगो जायरे, मैंने बताया इसके बारे में, ये बता दिया था जायरे। अब हम आते हैं जाम्बिया जी। देखो दो देशों के नाम अगर आपने कभी सुनाओ, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, दो देश, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, दोनों की सीमा पर रहती है और दोनों की सीमा पर बहने वाली इस नदी का नाम है, और इसका नाम है कौन सा? इसका नाम है जाम्बेजी नदी। इसका नाम कौन सी है? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी निकलती है, अंगोला एक देश पड़ता है, उस अंगोला की कुछ भूमि से निकलती है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बहती हुई और गिरती है मोजाम्बिक चैनल के अंदर, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस पर एक वाटरफॉल है, इसको बोलते हैं विक्टोरिया वाटरफॉल, और एक इस पर जो डैम बना हुआ है, और ये जो डैम बना हुआ है, इस डैम का नाम कौन सा? करीबा। तो एक कौन सा है? करीबा बांध, करीबा बांध पड़ता है, करीबा बांध पड़ता है, और एक इसके ऊपर जो है, एक इसके ऊपर जो है विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। दुनिया के सबसे चौड़े जलप्रपातों में से माना जाता है विक्टोरिया को, ठीक है। अरावली सर जी बचाओ आप लोगों को, हम तो पूरा आज अरावली बचाओ, हम पूरा क्रांति कर देंगे। अरावली को कोई ऐसे छेड़ देगा तो ये कोई बात थोड़ी ना। आपको नहीं पता है अरावली प्राउड है हमारा, है ना। अरावली कुछ भी है नहीं है, छोड़ दो, है ना। अरावली हमारा प्राउड है, गर्व है, स्वाभिमान है यार। तीन तरफ मेरा गांव अरावली से घिरा हुआ है, बात समझ रहे हो? तीन तरफ से मेरा गांव अरावली से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मैं अरावली से, मुझे पता है मुझे अरावली से कितनी मोहब्बत है ना। और मैं अक्सर अरावली की चर्चा करता हूँ, अक्सर अरावली की वीडियो डालता हूँ, खूब ऐसा होता है, आप देखते होंगे सब लोग। तो ये तो ऐसे तो गलत बात है ना भाई। चलो ठीक है आगे। अरे जब हम सिर कटवा सकते हैं खिचड़ी के लिए, हम खिचड़ी आंदोलन सुना है आपने, है कि नहीं? तो सिर कटवाना सस्ता है, पेट कटवाना सस्ता महंगा है, तो हम सिर कटवा लेंगे, ऐसे कैसे अरावली कट जाएगी, है कि नहीं? तो ना ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा राजस्थान एक ऊपर के लड़ लेगा इसके लिए, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े, है ना। अभी अरावली पे मैं ऊपर जाऊंगा, अरावली के ऊपर टॉप पर जाऊंगा और उधर उतरूंगा उस तरफ दूसरी साइड में। दोस्त से बात की मैंने, अभी तो नाना एक्सपायर हो गए तो फिर सब हो नहीं पाया, लेकिन फ्री होकर फिर करते हैं ये वाला काम। देखो तो इसमें आपका अंगोला उस भूमि से निकलती है, जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा बनाकर मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस पर विक्टोरिया जलप्रपात और पर डैम पड़ता है कौन सा? करीबा डैम। तो इसकी एक सहायक नदी है ओकावोंग नदी, ओकावोंग नदी है जो बोत्सवाना के अंदर आंतरिक डेल्टा निर्माण करती है। जैसे मान लो ये कोई मुख्य नदी और इसकी एक सहायक नदी है, और सहायक नदी क्या बना दी? डेल्टा बना दी। सागर में जाकर नहीं बना रही, सागर में ही बना डेल्टा, डेल्टा अंदर की तरफ बना रही। तो ओकावोंग नदी है, ओकावोंग नदी है, और ओकावोंग जो नदी है ये किसकी सहायक है? जेम्स नदी की सहायक है, जाम्बेजी की सहायक है, और ये जाम्बेजी की सहायक ओकावोंग इंटरनल डेल्टा, आंतरिक डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो ये देखो अगला नेक्स्ट लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी के बारे में बात करते हैं। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो की जब बात करोगे आप, लिम्पोपो की जब बात करोगे आप तो सुनो लिम्पोपो के बारे में, लिम्पोपो के बारे में सुनो। देखो लिम्पोपो नदी वेल्ड का जो घास का मैदान है उसमें हाई वेल्ड से निकलती है, हाई वेल्ड से मतलब वेल्ड का पठार से निकलती है, और ये गिरती है जाकर के हिंद महासागर में। लिम्पोपो मकर रेखा को दो बार काटती है, याद रखिएगा, मकर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है ना। तो देखो उच्च वेल्ड भूमि से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर बहती है, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, मोजाम्बिक चैनल से प्रभावित होती है, मोजाम्बिक देश से प्रभावित होती हुई हिंद महासागर में गिरती है, हिंद मकर रेखा को दो बार काटती है। यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मकर रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है, ठीक है। ऑरेंज से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर बहती है, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, मोजाम्बिक चैनल से प्रभावित होती है, मोजाम्बिक देश से प्रभावित होती हुई हिंद महासागर में गिरती है, हिंद मकर रेखा को दो बार काटती है। यही इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मकर रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी के बारे में सिंपल सीधी सी बातें हैं। अच्छा ये तो आपकी कौन सी आ गई? ये तो आपकी होगी कौन सी? ये होगी आपकी क्या बोलते हैं, लिम्पोपो होगी ना। जैसे बोत्सवाना साउथ अफ्रीका की सीमा, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका की सीमा, और फिर मोजाम्बिक से बह रही है, मोजाम्बिक से बहकर गिर रही है हिंद महासागर के अंदर, ठीक है ना। और ये एक देश पड़ता है स्वाजीलैंड पड़ता है ना। और ये पर्वत है ड्रैगन्सबर्ग पर्वत, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक है ऑरेंज, ऑरेंज की सहायक नदी वाल, इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाल। वाल किसकी एक सहायक नदी है? तो वॉल एक सहायक नदी किसकी? तो ये है आपकी ऑरेंज नदी की सहायक नदी वाल नदी। देखो लेसोथो देश में से निकलती है, लेसोथो जो है, और ड्रैगन्सबर्ग पर्वत से बहती हुई, और ये ड्रैगन्सबर्ग से निकलकर और दक्षिण अफ्रीका से बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी कौन है? वाल इसकी सहायक नदी। अफ्रीका की झीलों के अंदर बताओगे तो आपकी पांच चार झीलों में सबसे महत्वपूर्ण झीलों में एक झील है सबसे पहली, जिसको विक्टोरिया, विक्टोरिया इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड ऑन द इक्वेटर। विश्व पर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, तो विश्व पर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व पर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी कौन सी आएगी? तो ये कौन सी? विक्टोरिया आएगी। भूमध्य रेखा पर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये आपकी विक्टोरिया झील है। एक बात नंबर वन। सेकंड थिंग, दूसरी बात पर आप आओ, दूसरी बात पर आप आओगे तो दूसरी बात पर आप आओगे, दूसरी बात में आपका आता है कौन सा? दूसरी सेकंड थिंग में आता है किन किन देशों में? एक केन्या में है, एक केन्या में, एक युगांडा में, और एक इसमें तंजानिया। केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन तीन देशों के अंदर ये फैली हुई है। युगांडा की राजधानी जिसका नाम है कौन सा? कंपाला, ये कंपाला नगर इस पर बसा हुआ है, और ये ऐसे आपकी इक्वेटर जाती है, इस इक्वेटर के ऊपर ये स्थित है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे इस पर स्थित है एक भ्रंश घाटी अफ्रीका में मिलती है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी मिलती है, और अफ्रीका की भ्रंश घाटी ना, उस अफ्रीकन भ्रंश घाटी के ऊपर आप याद रखना, ये अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है। ये इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं आएगी, ये इसको लेकर याद रखना आप, ये लेकर याद रखना, ठीक है ना। तो ये आप लेकर याद रखना कि दिस लेक इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। ये इस प्रश्न को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो। विक्टोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ, है ना, विक्टोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रेट, ये क्या हो गया? हम्म ठीक है ना। तो इसमें आप देखो, अच्छा अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। दूसरी बात पर चलो, दूसरी बात पर चलते हैं। सेकंड थिंग इज दैट विक्टोरिया इज द
सेकंड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, और लार्जेस्ट लेक ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर आपसे कहे कि भूमध्य रेखा पर दुनिया की सबसे बड़ी, तो भूमध्य रेखा पर दुनिया की सबसे बड़ी फिर विक्टोरिया आ जाएगी। क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, क्या प्रश्न पूछा है डिपेंड करता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, ऐसे उत्तर मत करना कुछ भी, ठीक है। तो एक तो बात होगी, कंपाला इसके किनारे स्थित है, एक झील और टंगानिका। देखो जो देश पड़ते हैं, ये जायरे पड़ता है, यहाँ पर कौन सा देश है, जायरे, ये जायरे पड़ता है, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं, जायरे। तो एक तो हो गया तुम्हारा जायरे, जायरे डीएमआरसी है ना। जायरे के अलावा और अगर बात करता है तो एक बुरुंडी देश पड़ता है, एक आपका तंजानिया पड़ता है, और एक आपका जाम्बिया पड़ता है। इन देशों की सीमा पर फैली हुई है, और ये है टंगानिका, टंगानिका है, लेक टंगानिका है ना, टंगानिका है। और ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके बाद में बैकाल, बैकाल इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। लेकिन आफ्टर द बैकाल, बैकाल के बाद विश्व की दूसरी, वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी झील, दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है, ठीक है ना। महान ब्रह्मस घाटी का भाग है ये, ब्रह्मस घाटी इसी से होकर गुजरती है, या फिर आप कह दो कि ब्रह्मस घाटी के अंदर इसका विकास हुआ, इस झील का। तो इसका फॉर्मेशन हुआ है रिफ्ट वैली के अंदर। मलावी झील एक ब्रह्मस घाटी जो मिलती है, देखो ये यहाँ पे रिफ्ट वैली, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सबने सुना होगा कि अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है ये टूट करके अलग हो रहा है। देखो एक हिस्सा टूटा था, एक हिस्सा टूट करके जब आगे गया था तो भारतीय प्रायद्वीप बना था, जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर से। अब ये हिस्सा भी टूट करके यहाँ से अलग हो रहा है, जहाँ दो प्लेटें आमने सामने आकर टकराती हैं उसको अभिसारी प्लेट सीमांत कहते हैं, जब विपरीत जाती है उसको अपसारी प्लेट सीमांत बोलते हैं। तो ये अपसारी प्लेट सीमांत के ऊपर है अभी। अरे यार इसमें अपसारी लिखना था, अपसारी अभिसारी लिखा गया, अभिसारी अपसारी प्लेट सीमांत, इसको सही कर लेना ना। ये अपसारी प्लेट सीमांत है, अपसाइड डाइवर्जेंट लिखा है, डाइवर्जेंट इंग्लिश में ठीक लिखा है। तो अपसाइड प्लेट सीमांत है जिसमें ये हिस्सा टूट रहा है, टूट के धीरे-धीरे क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब ये ब्रह्मस घाटी दो साइड आपको दिखती है, एक इधर दिखती है आपके ऐसे, एक इधर दिखती है। इन दोनों के बीच में आपकी कौन पड़ती है, विक्टोरिया। तो मतलब ना तो इधर इसका भाग ना इसका भाग, ये टंगानिका है, मलावी है, ब्रह्मस घाटी का भाग है, विक्टोरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। मलावी झील से शुरू करके अफ्रीका और फिर एशिया में मृत सागर डेड सी तक इसका क्या मिलता है, विस्तार मिलता है। 9000 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी ब्रह्मस घाटी है, दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है, जिसको बोलते हैं कौन सी, अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली। फिर देखो आप, तो मलावी जो झील है इसको मलावी देश में पड़ती है, इसको न्यासा झील भी कहा जाता है, न्यासा लेक के रूप में इसको जानते हैं। इसी से ही ब्रह्मस घाटी क्या होती है, शुरू होती है, इसी से ब्रह्मस घाटी शुरू होती है। अब आप आओ नेक्स्ट आप आओ। अब सुनो बेटा, मैं कुछ देशों के नाम बताता हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं कि केरल का तट मालाबार तट कहलाता है, महाराष्ट्र का तट कोंकण तट कहलाता है, कर्नाटक का तट कन्नड़ तट कहलाता है, गुजरात का सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट कहलाता है, तमिलनाडु का आपका कोरमंडल तट कहलाता है, उड़ीसा का उत्कल तट कहलाता है। हम बोलते हैं, नाम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं सर। आंध्र प्रदेश का आंध्र तट है। ऐसे ही अफ्रीका के कुछ देश हैं जिनमें सियरा लियोन है, जिसके अंदर लाइबेरिया है, सियरा लियोन और लाइबेरिया, सियरा लियोन और लाइबेरिया दो देश हैं। सियरा लियोन और लाइबेरिया का जो तट है उसको ग्रेन कोस्ट कहा जाता है। सियरा लियोन और लाइबेरिया दो देशों के तटों को संयुक्त रूप से कहते हैं लाइबेरिया। इसको लाइबेरिया, इनके तटों को क्या बोलते हैं, ग्रेन कोस्ट। देखिए ये तो आपका पड़ता है सियरा लियोन देश पड़ता है, ये आपका कौन सा पड़ता है, लाइबेरिया। हाँ ये लाइबेरिया, ठीक है। सियरा लियोन और लाइबेरिया दोनों का जो तट है ना, इस तट को कहते हैं ग्रेन कोस्ट। क्या बोलते हैं, ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। इसके बाद अगला जो देश पड़ता है उसका नाम है कोटे डी आइवरी, कोटे डी आइवरी देश पड़ता है। देखो सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोटे डी आइवरी, घाना, ठीक है ना। घाना, घाना के बाद में टोगो, बेनिन, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ठीक है। तो कोटे डी आइवरी का जो कोस्ट है उसको हम आइवरी कोस्ट बोलते हैं, सिंपल है। कोटे डी आइवरी का कौन सा कोस्ट है, आइवरी कोस्ट है। घाना के कोस्ट पर सोने के ग्लेशियर पाए, निक्षेप पाए जाते हैं, सिराई पाई जाती है सोने के, तो सोना मिलने के कारण इसको गोल्ड कोस्ट बोलते हैं, जो ब्राजील तट और इन दोनों पर मिलते हैं। तो ये घाना का जो तट है वो कौन सा है, गोल्ड कोस्ट है। टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, यहाँ से दास ले जाए जाते थे, खरीदे जाते थे लोग, उनको उत्तर अमेरिका ले जाकर जंगलों को साफ किया जाता था। ब्रिटेन जब अपना विस्तार कहाँ करा था, उत्तरी अमेरिका में या ब्रिटेन के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी जगह, ये अंग्रेज यहाँ से खरीदते लोगों को और खरीद करके जब यहाँ से ले जाते थे दास के रूप में, है ना, स्लेव ले जाते थे। इसलिए आप देखोगे कि इसे हम स्लेव कोस्ट, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, ये जो है टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, यहाँ पे कहलाते हैं कौन से, स्लेव कोस्ट कहते हैं, स्लेव कोस्ट। तो ग्रेन कोस्ट कहलाता है, ग्रेन कोस्ट सियरा लियोन, लाइबेरिया का तट सियरा लियोन कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रीन कोस्ट। फिर कोटे डी आइवरी का कोस्ट, आइवरी कोस्ट, घाना का कोस्ट, जिसको बोलते हैं कौन सा, गोल्ड कोस्ट। और एक और आपका आ जाएगा कौन सा, जिसका नाम है टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, जिसे हम स्लेव कोस्ट के रूप में जानते हैं। अफ्रीका के किस हिस्से की बात कर रहे हैं जहाँ पर खाड़ी पड़ती है, गिनी की खाड़ी, इसका नाम गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी से लगता है ये ऊपर ऐसे ही, गिनी की खाड़ी यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, ये मैंने एरो कर दिया है, इधर दिखा दिया कहाँ की बात कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं एक नहर, एक कैनाल पर आते हैं, इसका नाम है स्वेज नहर। सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्वेज नहर। देखो इस तरफ जो है ये इजराइल पड़ता है, इधर इजराइल पड़ता है ना, और इजराइल का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ तक भी लगता है, ये इजराइल पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सुनो, इजराइल यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं अकाबा खाड़ी, लाल सागर के पार्ट है, जैसे हिंद महासागर दो हिस्से, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ सागर है, ऐसे ही आप मान लो कि ऐसे ही लाल सागर के एक तरफ अकाबा खाड़ी, एक तरफ स्वेज की खाड़ी। स्वेज की खाड़ी में जब आप एंटर करोगे, स्वेज की खाड़ी में एंटर करोगे, एंटर करके यहाँ पर पोर्ट स्वेज आता है, कौन सा आता है, पोर्ट स्वेज आता है, पोर्ट स्वेज आता है। ऊपर चलोगे तो ऊपर चलोगे तो आपको यहाँ पे एक झील देखने को मिलती है, और इस झील को हम किस नाम से जानते हैं, इस झील को नाम है ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, ठीक है ना, ग्रेट बिटर लेक। देखो क्या होगा ना, सर वर्ल्ड ज्योग्राफी याद नहीं होता है, एक दो बार खाली रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तुम ना क्वेश्चंस वैसे बना लोगे, देखेंगे तो आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस, तो आप आसानी से बना लोगे, मुझे लगता नहीं कोई ऐसी दिक्कत आएगी तुम्हें। तो यहाँ से एंटर करोगे, पोर्ट स्वेज आए, पोर्ट स्वेज के बाद में आगे बढ़े तो एक झील इस स्वेज नहर में आती है, स्वेज नहर के क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं ग्रेट बिटर लेक आती है। फिर आप ग्रेट बिटर लेक को पार करेंगे तो ये आप इसको क्रॉस करते हुए और आप जाएंगे लास्ट में एक पोर्ट आएगा जिसका नाम पोर्ट सईद, पोर्ट सईद। और पोर्ट सईद के बाद में आप यहाँ पर एंटर कर जाएंगे और ये सागर है कौन सा, भूमध्य सागर। और जिस रास्ते से आप चल करके आए हैं इसे ही हम स्वेज कैनाल, स्वेज नहर के नाम से जानते हैं, स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। और 1857 से 1859 से 69 इसका निर्माण हुआ, वो इसका कंस्ट्रक्शन का हुआ, कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो 1859 से 1869, ठीक है ना, 1859 से 69 इस दौरान इसका क्या हुआ, आपका इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है ना। इसका कंस्ट्रक्शन का 1859 में बनकर तैयार हुई, 10 साल में, ठीक है, 10 साल में। और इसमें भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर, ग्रेट बिटर लेक इसके क्षेत्र में आती है। पोर्ट सईद ऊपरी किनारा है और दक्षिणी किनारे का पोर्ट स्वेज है। बड़ी नहर है, बड़ी नहर है पोर्ट, ये बड़ी नहर है दुनिया के अंतर्गत, ठीक है, दुनिया की बड़ी नहरों के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात पर आते हैं, नेक्स्ट पे आप आओगे, देखो आप देखो फर्डिनांड डी लेसेप्स ने इसका क्या निर्माण किया।
वो मध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके आर्किटेक्ट जो थे फर्डिनांड डी लेसेप्स आर्किटेक्ट थे। निर्माण हुआ 1869 बनकर तैयार। कुल लंबाई 160। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1956 में हो गया, ठीक है ना। तो ये वही बातें हैं, बस मैंने इसको लिख दिया। राष्ट्रीयकरण मतलब मिस्र को सौंप दी गई। ये सिनाई प्रायद्वीप मैंने आपको पहले बताया ना, सिनाई पेनिनसुला इसके ऊपर है, जो किसका पार्ट है? मिस्र का। तो मतलब बनाया पहले और फिर इसको वापस सौंप दिया गया मिस्र को, लगभग 97 साल इसका उपयोग करने के पश्चात, ठीक है ना। 97 साल तो नहीं कहूँगा इसको, 87 साल के आसपास। फर्डिनांड डी लेसेप्स प्रश्न आता है कई बार, कौन से वास्तुकार है? अब अफ्रीका के जो प्लेटू है, पठार है, उन अफ्रीका के पठारों पर आप आओ, एक एक करके हम थोड़ा सा सुनते हैं। देखो अफ्रीका के पठारों में एक पठार है, होगर प्लेटू आता है, होगर पठार अल्जीरिया में। अल्जीरिया में कौन सा पठार है? तो ये आपका होगर पठार है, होगर पठार, होगर पठार, होगर पठार, होगर पठार आएगा इसमें अल्जीरिया में। होगर कहाँ पर आएगा? अल्जीरिया में। अल्जीरिया, अल्जीरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। नहीं यार, सॉरी, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। और एक आता है नाइजीरिया, एक आता है अल्जीरिया, एक आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया जनसंख्या में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। देखो अफ्रीका की जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश बताना जरूरी है, क्योंकि अफ्रीका के बारे में आप तमाम लोग जानते हैं। ये जो अफ्रीका है मेरे भाई, उस अफ्रीका का आप देखोगे, अफ्रीका के बारे में सभी जानते हैं आप कि अफ्रीका सबसे ज्यादा देशों वाला एक आपका कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, जिसमें देशों की संख्या कितनी? 54 देश हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अल्जीरिया क्षेत्रफल में और नाइजीरिया जनसंख्या में सबसे बड़ा पठार है। तो होगर और एक तासीली, कौन सा है? होगर और कौन सा? तासीली। पठारों का महाद्वीप कहा जाता है, इसलिए पठार महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसके, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो होगर और तासीली ये अल्जीरिया में, होगर तासीली कहाँ पर? अल्जीरिया में। एक और पठार है जोस पठार, जोस प्लेटू, जोस पठार है, और ये कहाँ पर? नाइजीरिया में। जोस पठार कहाँ पर है? नाइजीरिया में। जोस पठार कहाँ पर है? नाइजीरिया में। जोस पठार कहाँ पर है? जोस पठार है नाइजीरिया में। जोस पठार है नाइजीरिया में। एक हाई वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड मूवी है ना, वेल्ड, हाई वेल्ड मूवी। एक न्यू वेल्ड, तो हाई वेल्ड, तो वेल्ड तो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। चाहे न्यू वेल्ड है चाहे आपका हाई वेल्ड है, दोनों ही कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। अभी फिलहाल सूडान देशों के अंदर उत्तर और दक्षिण सूडान, इसमें दारफूर क्षेत्र बड़ा चर्चा में है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है दारफूर, है ना। तो ध्यान रखना दारफूर पठार है, पेट्रोलियम मिलते हैं यहाँ पर, पेट्रोलियम मिलते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम मिलते हैं दारफूर के अंदर, तो दारफूर को ध्यान रखना। दारफूर का जो पठार है उत्तरी और दक्षिणी सूडान के अंदर मिलता है, ठीक है। तो दारफूर पठार है ये उत्तरी और दक्षिणी सूडान में मिलता है, उत्तरी और दक्षिणी सूडान में मिलता है, ये ध्यान रखना, उत्तरी और दक्षिण सूडान के अंदर मिलता है। तो देखो लोकेशन, लोकेशन देख लो इनकी, है ना, ये सब देशों में है कि नहीं। चलो चीते कहाँ से लाए गए थे? पहले नामीबिया से लाए गए चीते, है ना। फिर आप देखो देखो एक दमारालैंड का पठार पड़ता है, दमारालैंड नामीबिया, एक नामालैंड है नामीबिया, नामा दामा, नामा दामा, है ना, नामा दामा नामीबिया, नामा दामा नामीबिया, नामा दामा नामीबिया, ऐसे आदा मावा, नामा दामा, आदा नामा दामा मावा, है ना। तो ये देखो मा मामा, तीनों दामा नामा मावा, तो तीनों मा मामा वाले नामीबिया, नामा, है ना, नामीबिया याद रखना, नामीबिया। तो आदा मावा का पठार है नाइजीरिया और कैमरून में, आदा मावा का पठार, तो आदा मावा पठार है नाइजीरिया और कैमरून देशों के अंदर, आदा मावा का पठार पड़ेगा, आदा मावा का पठार है, आदा मावा है। और कटंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कटंगा के अंदर पाया जाता है तांबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जारी के अंदर पड़ता है कटंगा, कटंगा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, कटंगा का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है आपका नामा दामा, क्या है नाम? अरे नामालैंड का पठार ये नामीबिया में, दामा दामारालैंड का पठार नामीबिया में, अदामावा का पठार नामीबिया और किसमें? कैमरून में। कटंगा पठार जायरे में, कॉपर के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर के भंडार मिलते हैं। कल मैंने बताया था सूडान से न्यूजीलैंड वगैरह को पृथक होकर दक्षिणी सूडान अफ्रीका का 54वां देश बना और यूएनओ का 193वां सदस्य राष्ट्र, जिसकी राजधानी कौन है? जुबा, सफेद नील के किनारे स्थित। कल इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। और सुनो ऐसे पौनी चलती है अफ्रीका के अंदर, ऐसे पौनी चलती है इस तरीके से, ऐसे पौनी चलती है, ऐसे पौनी चलती है, ऐसे ऐसे पौनी चलती है, ऐसे चलती है पौन, ऐसे। सहारा का डेजर्ट है, कौन डेजर्ट है? सहारा, सहारा डेजर्ट से इस तरीके से भी पौनी चलती है। हाँ हाँ, नामा दामा दामा, ये नाइजीरिया के अंदर पठार, नाइजीरिया में ना, मुझे भी ना, तो नामीबिया, नाइजीरिया नहीं, नामीबिया में, नामीबिया पठार है, दामा नामा अदामा, है ना, अदामावा पठार, अदामावा, ठीक है, याद हो जाएंगे यार, नामीबिया में, नामीबिया में, है ना। फिर देखो आप सहारा से ऐसे पहुंच चलती है सिरा को, ऊपर पड़ता है इटली, इटली की ओर चलती है। अब ये भी हाल ही में ईरान के अंदर में भी हार्मुज द्वीप के ऊपर आपकी ब्लड रेन हुई है, रक्त वर्षा, लाल रंग का पूरा धरातल हो गया है। तो सहारा की रेत उड़ कर जाती है जिसका रंग लाल होता है, और ये हवाएं जब चलती हैं तो भूमध्य सागर से पवन क्या लेती है? नमी लेती है, और ये बारिश करती है इटली के अंदर, और धरातल जो है लाल रंग का हो जाता है। लाल रंग का धरातल होने की वजह से इसको हम रक्त वर्षा के रूप में जानते हैं। देखो जो सिराको पवन है, इटली में सिराको नाम है इनका, यहाँ मिस्र में इनको कहते हैं, और मिस्र में बोलते हैं खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली कहा जाता है। देखो मैंने कहा मिस्र में खमसीन, मिस्र में क्या नाम है? खमसीन। मिस्र में खमसीन के अलावा लीबिया में गिबली, लीबिया में गिबली, और एक देश पड़ता है ट्यूनीशिया, कल बताया था आपको, ट्यूनीशिया में इसको चिली कहा जाता है, ठीक है। फिर ये रक्त वर्षा करती है इटली के अंदर, इटली में इनका नाम सिराको है। फिर इधर से चलती है ये ऐसे आती है, इनको बोलते हैं कौन सी? हरमट्टान। देखो विश्व रेखा की ओर चल कर आती है, इक्वेटर की तरफ चल कर आती है, और जब गर्म पानी विश्व रेखा पर आती है तो जो आर्द्रता होती है हवा के अंदर, वो आर्द्रता कुछ कम हो जाती है ना। जो चिपचिपा मौसम है वो सुहावना मौसम हो जाता है, अच्छा मौसम हो जाने के कारण, और इसे डॉक्टर विंड के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर विंड कही जाती है कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी? हरमट्टान विंड कहलाती है, डॉक्टर विंड, ठीक है ना। डॉक्टर विंड कौन कहलाती है? हरमट्टान कहलाती है, हरमट्टान इज कॉल्ड डॉक्टर विंड, डॉक्टर विंड कही जाती है इसको। नेक्स्ट आप देखो अगला क्या है। हम्म, हम्म, देखो एक बार, ये विंड है ना, ये विंड, ये मैंने बता दिया, ऐसे डॉक्टर विंड कही जाती है। इटली में ब्लड रेन बाय सी ऑफ विंड्स, है ना, ये तमाम बातें। अब देखो ये सिराको कौन है? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है, लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसीन और ट्यूनीशिया में चिली कही जाती है। इटली में क्या करती है? रक्त वर्षा करती है, ब्लड रेन। सहारा मरुस्थल से चलती है, हरमट्टान की खाड़ी को चलती है, और इनको क्या कहते हैं? डॉक्टर कौन कहते हैं? बर्ग एक गर्म पौनी है, ड्रैगन्सबर्ग के सहारे चलती है। ड्रैगन्सबर्ग बताया ना आपको, ड्रैगन्सबर्ग बताया यहाँ पर, तो इसके सहारे चलने वाले कौन है? जिसको बोलते हैं कौन सी? बर्ग पौनी, गर्म पौनी। अब आप अफ्रीका में आपके खनिज, खनिज देखो, ऐसे मैं आपको 5-7 खनिजों के नाम बताऊंगा, लेकिन मैं अगर खाली 2 अगर खनिज आपको बताऊं, इसमें एक सोना और एक हीरा, तो उसमें भी आपका काम चल सकता है। मैं पहले सोना और हीरा की बात करता हूँ। अफ्रीका का कॉपर जो है वो भी काफी फेमस है ना, कॉपर कॉपर भी काफी फेमस है, लेकिन सोना और हीरा अगर मैं दो बताऊं तो पहले मैं सोना और हीरा बताता हूं, पहले बाद में बात करेंगे बाकी पर। देखो सोना, एक देश पड़ता है आपका, और इसका नाम है साउथ अफ्रीका। इस देश का जो नाम है, ये देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका का देश पड़ता है, इसमें एक नगर पड़ता है, और इस नगर का नाम है जोहान्सबर्ग पड़ता है, जोहान्सबर्ग पड़ता है, जोहान्सबर्ग पड़ता है, जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका पड़ता है जोहान्सबर्ग। इसमें एक खान है,
और ये खान है विट वाटर सैंड की खान। इसको विट वाटर सैंड कह देते हैं ना, मैं इसको कई बार विट वाटर सैंड बोल देता हूँ, लेकिन विट वाटर सैंड पड़ता है। विट वाटर सैंड की खान पड़ती है ना, विट वाटर सैंड की खान पड़ती है, ये पड़ती है विट वाटर सैंड की खान। जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खान पड़ती है, विट वाटर सैंड की खान पड़ती है। और इसको आप देखोगे तो ये है विट वाटर सैंड की खान, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान है। दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन भले ही करता है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान विट वाटर सैंड की खान है। विट वाटर सैंड की खान पड़ती है कौन सी, जिसको बोलते हैं कौन सी, इसको बोलते हैं आपकी, ये बोलते हैं विट वाटर सैंड की खान बोलते हैं, जिसको सोने के लिए जानी जाती है। इसलिए जोहान्सबर्ग जो एक नगर है, इस जोहान्सबर्ग को गोल्डन सिटी या गोल्ड सिटी, स्वर्ण नगर भी कहा जाता है। स्वर्ण नगर के रूप में कौन सा कहलाता है आपका, जोहान्सबर्ग कहलाता है। वहीं पर आप देखोगे तो एक और पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में, जिसका नाम है किम्बरले। कौन सा पड़ता है, किम्बरले, किम्बरले नगर पड़ता है, और किम्बरले में एक खान पड़ती है, किम्बरले की खान, है ना? हाँ, किम्बरले की खान पड़ती है। और किम्बरले की जो खान है, अच्छा, भारत में सबसे अधिक सोने के भंडार जमुई बिहार के अंदर मिलते हैं, और सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक करता है। कर्नाटक में कोलार और हट्टी की खान है, कोलार की खान और हट्टी की खान। किम्बरली साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ेगा, और किम्बरली खान दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खान है, सबसे बड़ी डायमंड माइनर कोई है तो वो किम्बरली है। हीरो का नगर, डायमंड सिटी के रूप में इसको जानते हैं। तो ये आपकी पड़ती है, आपकी दक्षिण अफ्रीका का किम्बरली पड़ता है, इसमें पड़ेगी। बाकी जो बचे उसमें मैंगनीज के लिए गैबोन का माउंडा है, और नसूता है, घाना का नसूता। फिर आप देखो लोहा कहाँ पर मिलता है, अच्छा, कॉपर के लिए कटंगा, और एक है लुबुम्बासी पड़ता है, जायरे, जायरे का कटंगा बहुत फेमस है, कटंगा तांबे के भंडार के लिए फेमस है, ठीक है। कोयला कहाँ मिलता है, विट बैंक नेपाल से साउथ अफ्रीका, और बैंक की जिम्बाब्वे, यहाँ पर कोयला मिलता है। लोहा कहाँ मिलता है, बोमी पहाड़ी लाइबेरिया की, लाइबेरिया की कौन सी पहाड़ी है, लाइबेरिया की बोमी पहाड़ी पड़ती है। साउथ अफ्रीका का ट्रांसवाल भी पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और क्यों क्षेत्र पड़ता है जाम्बिया का, और कटंगा और जाम्बिया के बीच 80 किलोमीटर लंबी तांबे की पेटी है। तो कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका कटंगा और जाम्बिया देशों के बीच में मिलती है, और ये पड़ती है 80 किलोमीटर लंबी। यहाँ काफी बड़े भंडार पाए जाते हैं, इसके तांबा के भंडार मिलते हैं। एक आता है इसमें पेट्रोलियम आता है, पेट्रोलियम देखो, लीबिया देश अफ्रीका का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। सिद्रा की खाड़ी लीबिया के साथ में लगती है। जेल्टन क्षेत्र पड़ता है, बैदन पड़ता है ना, और ढेरा पड़ता है। तो जेल्टन, बैदन और ढेरा और सिद्रा की खाड़ी, ये लीबिया के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। मिस्र का जो क्षेत्र है, मिस्र में लाल सागर के तट पर से भी सल्फर की पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, बहुत अच्छा वो नहीं है ना। तो मिस्र में भी लाल सागर तट पर पेट्रोलियम पाए जाते हैं। दारफूर क्षेत्र में बताया पीछे, दारफूर का पठार बताया, दक्षिणी सूडान, सूडान के अंदर फैला हुआ है। एडजल क्षेत्र अल्जीरिया का, ये भी पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, एडजल क्षेत्र है, ये पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, ये भी करता है पेट्रोलियम का उत्पादन, ठीक है, पेट्रोलियम का उत्पादन। अफ्रीका की जनजाति में बताइए आपको, एक पिग्मी कांगो बेसिन में रहती है, दुनिया की सबसे छोटी कदवा जनजाति है, एक पक्षी मूल व्यापार करती है, आखिर शिकार करना और वस्तुओं का जंगल से संग्रहण करना, ये इनका मुख्य व्यवसाय है। निग्रिटो से संबंधित है, निग्रिटो से संबंधित है ना? ये अफ्रीका की जनजाति है, जिसका नाम कौन सी, पिग्मी, दुनिया की सबसे छोटी कदवा। कोई पुरुष आपको 5 फुट से ऊपर दिखेगा नहीं, अधिक से अधिक 5 फुट 9 इंच 10 इंच। एक जनजाति मसाई, मैंने बताया मसाई के बारे में आपको। मसाई जो है ये क्या करते हैं, ये मसाई जो है ये पशुओं का रक्त पीते हैं, सवाना घास के मैदानों में लोग पाए जाते हैं। इनके जो घर है, इनके घरों को क्राल कहा जाता है, क्राल, है ना, पशुओं का रक्त पीते हैं, ठीक है ना, पशुओं का रक्त पीते हैं। चलवासी नोमैडिक हार्डी, जिसमें पशुओं को लेकर के घुमन को तरीके से चलते रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं, ठीक है ना। एक आपको मैंने बताया कौन सा, बुशमैन, ये कालाहारी मुस्लिम पाए जाते हैं। बुशमैन जो है, बुशमैन इनके घरों को श्योम कहा जाता है ना, मसाई के घर क्राल, बुशमैन का श्योम कहलाते हैं। और बुशमैन का चावल दीमक को कहा जाता है, तो दीमक जो है बुशमैन का चावल कहलाता है। वही आखिर करना, संग्रहण करना, इनका मुख्य कार्य, मुख्य व्यवसाय। एक जनजाति बद्दू, ठीक है, और बद्दू जो है, बद्दू, ये बद्दू आपका जो आएगा, ये बद्दू आपका सहारा के मरुस्थल में मिलते हैं, और ये ऊंट पालन का कार्य करते हैं, ऊंट पालन का कार्य करते हैं। सबसे बड़ी जनजाति ये आपकी बंटू है, बंटू, बंटू अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति बंटू, मध्य अफ्रीका में रहते हैं। होटंटो है, नामीबिया के नामी मरुस्थल के अंदर होटंटो जनजाति पाई जाती है। एक दो द्वीप है, पेम्बा, जंजीबार, इनको याद रखना अच्छे तरीके से। पेम्बा और जंजीबार, मैं आपको अभी सारे जो नोट्स दिलवा दूंगा, ठीक है ना, सारे नोट्स दिलवा दूंगा आपको, ठीक है। तो पेम्बा और जंजीबार यानी क्लो बास्केट कहा जाता है, क्लो बास्केट, ठीक है। और ये आपके इसमें पड़ते हैं, पेम्बा और जंजीबार, ये इसमें जो है क्या बोलते हैं, पेम्बा और जंजीबार, अरे क्या बोलते हैं, हिंद महासागर के अंदर स्थित है पेम्बा और जंजीबार। पेम्बा जंजीबार क्लो बास्केट, तो लॉन्ग लॉन्ग दुनिया में सबसे अधिक लॉन्ग का उत्पादन ये पेम्बा और जंजीबार ही करते हैं, ठीक है ना। पेम्बा और जंजीबार क्लो बास्केट कही जाती है दुनिया की, इनको क्लो बास्केट कही जाती है, ठीक है ना। लॉन्ग का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है यहाँ पर, लॉन्ग का उत्पादन क्लो बास्केट कहते हैं, ठीक है ना। और तंजानिया के पड़ते हैं ना, तंजानिया के लौंग की खेती के लिए जाने जाते हैं। क्लोबास के लिख दिया ना, तंजानिया के। और ये इंडियन ओशन में, इंडियन, हाँ, यहाँ के किसान, मिस्र के किसान को फेलाह कहा जाता है। मिस्र के किसान, मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं, फेलाह कहलाते हैं, फेलाह कहलाते हैं। मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं, फेलाह कहलाते हैं। 2 मिनट वेट करना पड़ेगा तुम्हें, मैं कुछ नई पीपीटी देता हूँ, नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना। अभी कंप्लीट करना है अफ्रीका के, बाद में हमें एशिया को, ओके। आप बोले थे संडे को सुबह खत्म हो जाएगा, खत्म करके ही माने, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। ला पाँच दिन लग जाएंगे एशिया में, खाली एशिया।
कारण से इसको विविधताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि एशिया की जो नदी घाटियां हैं उनमें अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नदी घाटियों में अलग-अलग सभ्यताओं का विकास हुआ। इसलिए एशिया की नदी घाटियों में कहीं चीन की सभ्यता है, कहीं पर आपको मेसोपोटामिया की मिलती है, कहीं पर आपको इंडस मिलती है, कहीं कुछ इस तरीके से। सो वी कैन से दैट द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशंस, है ना? तो इन रिवर वैलीज ऑफ एशिया आर कॉल्ड द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं का पालना, है ना? या मदर ऑफ सिविलाइजेशंस कहते हैं इनको, एशिया रिवर वैलीज को, ठीक है? इसको जो है आप देखोगे तो ये तो इनको सभ्यता संज्ञा दी जाती है और और ऑनलाइन क्लास जो परचेज कर लिए हैं जिससे और भी चलो आगे जान दो। तो इसमें आप देखोगे एशिया की नेचुरल बाउंड्री पर आ पाओ, एशिया की प्राकृतिक सीमा है। तो एशिया की प्राकृतिक सीमाओं में आ पाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पर्वत, और ये पर्वत कौन सा है? यूराल। ये पर्वत कौन सा? यूराल पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? यूराल। यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है, ठीक है? यूराल पर्वत है। इस यूराल पर्वत से निकलती एक नदी जिसका नाम है यूराल नदी है। यूराल नदी, यूराल पर्वत है, यूराल नदी है। यहाँ पर एक झील पड़ती है, ये कैस्पियन सागर झील पड़ती है, कैस्पियन सागर झील पड़ती है, ठीक है ना? यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत, यहाँ पर पड़ता है काकेशस पर्वत, यहाँ पर पड़ता है काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर झील के बगल में। यहाँ पर पड़ता है काला सागर, ब्लैक सी, है ना? काला सागर पड़ता है, भूमध्य सागर पड़ता है। तो आप एक बात समझो, ये जब यूरोप और एशिया की बात आएगी, यूरोप और किसकी बात आएगी? एशिया की। तो यूरोप एशिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर झील, काकेशस पर्वत, काला सागर। ये तमाम ऐसे भौगोलिक कारक हैं जो जो एशिया और यूरोप के बीच में आपकी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना? तो एक बात हो गई आपकी ये सीमा बनाते हैं अपनी किसके बीच में? यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं, एक बात हो गई। सेकंड थिंग, दूसरी बात पर आप चलें, ठीक है ना? दूसरी बात पर चलेंगे तो दूसरी बात ये थी कि साहब इस अफ्रीका को एशिया से जोड़ने का काम कौन करता है? कल ही पढ़ा है, सिनाई प्रायद्वीप। और एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करने का जो काम करता है, अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करने का काम करता है, वो है कौन आपका? तो उसका नाम है एशिया है ना? एशिया है ना? इसको लाल सागर अलग करता है, ठीक है ना? इसको एशिया क्या करता है? एशिया और इसको दोनों क्या करता है? सेपरेट करता है। एशिया और अफ्रीका क्या करता है? दोनों को सेपरेट करता है। कौन करता है सेपरेट? तो एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कौन करता है? तो ये करता है तुम्हारा लाल सागर अलग करता है। तो ये नेचुरल बाउंड्रीज की बात आती है, यूरल पर्वत, यूरल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, ये सेपरेट करते हैं एशिया और यूरोप को। एशिया और यूरोप को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। एशिया अफ्रीका को सेपरेट करता है लाल सागर, दोनों को आपस में जोड़ता है सिनाई प्रायद्वीप, व्हिच इज द पार्ट ऑफ इजिप्ट, हां? तो इसको सिनाई स्थमस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? दूसरी बात पर चलते हैं, तो एशिया के आसपास आपको कौन-कौन से महत्वपूर्ण सागर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एशिया के उत्तर में जो महासागर है, इसको बोलते हैं कौन सा? आर्कटिक महासागर बोलते हैं, है ना? तो ये कौन सा? आर्कटिक ओशन बोलते हैं, आर्कटिक ओशन बोलते हैं। ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है, ठीक है ना? फिर इस आर्कटिक महासागर के कई सारी सी, जैसे बेरेंट सी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, जैसे कारा सी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, जैसे लेप्टेव सी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, जैसे बेटा चुक्ची सागर, चुक्ची सी, ये भी आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। लेप्टेव, कारा, बेरेंट, चुक्ची। तो बेरेंट, कारा, लेप्टेव, चुक्ची, 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 बेरेंट, कारा, लेप्टेव, चुक्ची। All parts, all water bodies are the part of Arctic Ocean. बेरेंट, कारा, लेप्टेव, चुक्ची, आर्कटिक महासागर के भाग है। चुक्ची सागर के नीचे आप आओगे तो चुक्ची के नीचे आपको दिखता है बेरिंग सी, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर दिखता है। बेरिंग सागर को और चुक्ची सागर से जो लिंक करता है उसको हम बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये जो सागर देखो, ये कमचटका पेनिनसुला है, कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका, कमचटका प्रायद्वीप है, ओके? ये कौन कमचटका है? ये कौन सा पड़ता है? कमचटका प्रायद्वीप पड़ता है, ठीक है? कमचटका पड़ता है और कमचटका के इस तरफ आप चलेंगे, कमचटका के इस तरफ आप चलेंगे तो ये ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क सागर है, ओखोटस्क, ठीक है? ओखोटस्क के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा जापान, है ना? तो जापान का होक्काइडो, होन्शु, क्योटो, शिकोकू, और ये एक सखालीन द्वीप पड़ता है, रूस का है। और जापान के पश्चिम में जो आपको पानी दिखता है इसको हम जापान सागर बोलते हैं, जापान सी बोलते हैं, जापान सी हो गई। इधर आपको कोरिया दिखता है, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उत्तरी दक्षिण कोरिया दिखते हैं। तो ये कोरिया हो गया, कोरिया प्रायद्वीप हो गया, 38 डिग्री से अलग होते हैं दोनों, 38 डिग्री समांतर दोनों को अलग करती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है ना? चलो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर आपको एक नदी आकर गिरती है, पीली नदी गिरती है, उसका नाम है, इसको बोलते हैं पीला सागर, पीला सागर बोलते हैं, पीला सागर, पीत सागर, येलो सी बोलते हैं, ठीक है ना? फिर आप देखोगे तो अ, इसमें आपका जो आता है ये पूर्वी चीन सागर आता है, चीन के पूर्व की तरफ पड़ता है, चीन के दक्षिण की ओर पड़ता है, दक्षिण चीन सी बोलते हैं, दक्षिण चीन सागर बोलते हैं। और फिलीपींस के आसपास का क्षेत्र है, फिलीपींस सागर कहा जाता है। इधर 3 देश इसके ऊपर है, आपका इंडोनेशिया, बोर्नियो और ब्रुनेई, है ना? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ये 3 द्वीप पड़ते हैं। तो इन 3 द्वीपों के नाम, 3 देशों का अधिकार इस पर है, बोर्नियो, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। इधर आप आओगे तो जावा सागर पड़ता है, यहाँ अंडमान सागर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है, अरब सागर है, ये ओमान की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी है, कैस्पियन सागर है। और ये बाबल मालदीव आप जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं बाबल मालदीव स्टेट के बारे में, ठीक है ना? तो ये कमचटका प्रायद्वीप, ये सब किसके पार्ट है? उसके पार्ट है। बेरिंग स्ट्रेट आप ध्यान रखना, बेरिंग स्ट्रेट को, ठीक है ना? बेरिंग स्ट्रेट को, ठीक है? बेरिंग स्ट्रेट का ध्यान रखना, बेरिंग स्ट्रेट पेपर में आ सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है ना? चलो आगे चलें, अगले चलें, नेक्स्ट। अब आओ एशिया की जल संधियों पर आप आओ, एशिया की जल संधियों पर आप अपना थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो। एशिया की जो जल संधियां हैं इन पर आप आ जाओ, एशिया की जल संधियों पर जब आप आओगे तो एशिया की जल संधियों पे आप आओ। सबसे पहले तो मैं एशिया की एक जल संधि पर बात करता हूँ जो कि आपकी यहाँ पर पड़ती है, जिसको आपने बेरिंग स्ट्रेट, जिसको आपने नाम दी बेरिंग, ये जल संधि पर आप आओ। देखो ये बेरिंग स्ट्रेट, देखो ये जोड़ती किनको है? तो आपको प्रशांत आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर इनको जोड़ती है। इसमें आपको चुक्ची सागर, बेरिंग सागर, इनको आपस में जोड़ती है। और ये जो है आपका, ये पड़ता है आपका, जिसको बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। इस 180 डिग्री देशांतर पर आप देखोगे तो ये 180 डिग्री देशांतर इस बेरिंग स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना? देखो दो महाद्वीपों को अलग करती है, ये एशिया है, ये एशिया है,
और ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। आप इसको ये कह सकते हो, है ना, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका इनको अलग कर दी। इनको कह सकते हो रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करती है, यूएसए से अलग करती है, इसको साइबेरिया और ये अलास्का इनको अलग करती है, ये भी आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। तो बेरिंग जो स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट, ये चुक्ची सागर और बेरिंग सागर, यानी चुक्ची किसका पार्ट आर्कटिक महासागर, बेरिंग किसका पार्ट प्रशांत महासागर, इनको आपस में जोड़ती है। एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों को क्या करती है, अलग करती है। इस जलसंधि से होकर 180 डिग्री देशांतर गुजरती है ना, 180 देशांतर गुजरती है। इसको अंतरराष्ट्रीय मानक तिथि रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट लाइन कहा जाता है। मलक्का स्ट्रेट का, मलक्का स्ट्रेट बेटा सुनो, ये यहाँ पर आपका मलाया प्रायद्वीप है, मलाया पेनिनसुला है, इसका नाम है कौन सा, मलाया प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप है, मलाया प्रायद्वीप है, ठीक है, मलाया प्रायद्वीप है। और ये मलाया प्रायद्वीप है, और इसके अलावा नीचे सुमात्रा आइलैंड आएगा, सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड आएगा, सुमात्रा द्वीप आएगा, मलाया सुमात्रा, मलाया और सुमात्रा, इन दोनों के बीच में ये जो जलसंधि पड़ती है ना, ये जो जलसंधि पड़ती है, ये जो जलसंधि पड़ती है, ये जलसंधि पड़ती है, इसकी अगर बात करोगे तो इसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं, मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। तो देखो विश्व की सबसे लंबी जलसंधि आएगी, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ती है। देखो यहाँ पर जो सागर है इसको जावा सागर बोलते हैं, यहाँ पर जो सागर है अंडमान सागर है, अंडमान निकोबार के पास का सागर है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है, ठीक है। और मलाया प्रायद्वीप तथा सुमात्रा द्वीप के मध्य में स्थित है। अच्छा एक दो बातें मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो मुस्लिम आबादी वाला देश है कौन सा है, वो इंडोनेशिया ही है। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप पड़ता है कौन सा, सुमात्रा। और जावा भी सुमात्रा का इंडोनेशिया का पार्ट है। और जावा दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है, द्वीप है ना। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है, जिस पर मुंबई बसा हुआ है, सालसेट। ये ओहो गिरूंगा, सालसेट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या आएगा, भारत का सालसेट, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा, जावा, इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सुमात्रा, दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया के अंदर निवास करती है। आपको क्या क्या कहते हैं, क्वेश्चन चाहिए आपको, क्वेश्चन चाहिए ना आपको। एक मिनट रुको, तुम्हें क्वेश्चन दे देते हैं, लो तुरंत के तुरंत, अभी अभी नोट्स लिखा ही नहीं होगा। जी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हेलो 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 है ना, दे रखे हैं बेटा, दे रखे हैं, कब बात करते हैं, कब बतिया रहे हैं तुम लोग, क्या बताएं, अब तुम्हें नहीं समझ में आती तो देखो फिटनेस है। अरे बोलो, तुम्हारे तो मार हो गया ना, तो तुम समझोगे जाकर, तब ना तुम्हें समझ में आएगी बातें, की बातें। अपना पढ़ाने का तरीका कैसे था, एक माध्यम लिया, सब कुछ पढ़ा दिया उसके बारे में। हमने जो नोट्स आपको दिए हैं टीम ने बना करके कैसे दिया है ना, वो कैसे दिया है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी, एंडीज साउथ अमेरिका। यूरोप की एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल, अभी बताया। आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में, यूरोप बता चुका हूं। उत्तर अमेरिका की सबसे छोटी कौन सी, माउंट देनाली, है ना, पुराना नाम है माउंट मैकिनले। हिमालय किस प्रकार पर्वत है, वही पर्वत है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी सबसे छोटी माउंट अफ्रीका का सर्वोच्च माउंट किलिमंजारो देश में तंजानिया। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, केटू, केटू, ठीक है ना। एक एक करके सब तमाम चीजें, पठार सारे, है ना, पठार सारे, ठीक है ना। विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर पठार। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार, तिब्बत का पठार। खनिज भंडार के लिए छोटा नाम कहाँ है, भारत। अनातोलिया पठार कहाँ पर, तुर्की, टर्की, अनातोलिया पठार, ठीक है, अनातोलिया पठार मैंने नहीं बताया आपको ना। अच्छा अभी तो आए नहीं है ना। पोर्टुगल का पठार कहाँ है, पाकिस्तान। लोएस का पठार कहाँ है, चीन, बता दिया। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कटंगा पठार कहाँ पे, बताया ना, जायरी देश के अंदर, कांगो के अंदर, जायरी के अंदर फैला हुआ है। मेसेटा पठार बताया, स्पेन। यूएसए का कोलोराडो पठार किस नदी द्वारा काटा गया है, कोलोराडो नदी। अदामावा का पठार, अदामावा, कैमरून नामीबिया, यस कैमरून नामीबिया, आ गया ना। तो ठीक है ना। सोने खानों के लिए प्रसिद्ध किम्बरली का पठार, देखो किम्बरली हीरे के लिए फेमस है, ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर, अफ्रीका के अंदर पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ऐसे ज्वालामुखी देखे, ऐसे चोटियां देखी है ना, मरुस्थल देखे, ये सब देखा यार तुमने बढ़िया तरीके से, हैं बताओ। यही लड़के सारी बच्चियां सब बताओ बच्चा। देखो एक 50 क्वेश्चन एक को देखिए पूरा डिटेल से, अच्छे से क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइल वगैरह तमाम चीजें देखिए, करो भाई इनको, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दीस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 50 क्वेश्चन देखिए, है ना। ग्रेट डिवाइडिंग लाइन, टकला मरुस्थल, पोर्टवार बेसिन, रोकी इस बार मत चक्रिय, ज्वालामुखी से निकलने वाली सर्वाधिक गैस, विश्व का सर्वाधिक संख्या वाला मरुस्थल थार, है भाई। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, 42 नंबर का क्वेश्चन। एटलस, है ना, एटलस तो है और में बबलित पर्वत वही सबसे लंबा होगा, एटलस ही है मोरक्को में। डेथ वैली, ये सब बताया, डेथ वैली मत घाटी, सब बताया मुझे मरुस्थल यूएसए, तो तमाम चीजें बता रखी है तुमने, अच्छे से क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, कितना बढ़िया से हमारी टीम ने तैयार करके तुम्हें दिया है कंटेंट। नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, मत पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, अपनी तरफ से सब ओके, ऑल ओके। अगले देखो सुंडा जलसंधि, इसको सुमात्रा और जावा इन दोनों को अलग करता है, सुमात्रा जावा को अलग करते हैं सुंडा जलसंधि। अगले देखो नेक्स्ट हारमुज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हारमुज, हारमुज के मैंने बताया था पिछली बार, आ भी गया था क्वेश्चन, है ना, मम्मी कसम खा के और खिलवा करके याद करवाया था ना। हारमुज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हारमुज ध्यान रखना, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इनको आपस में जोड़ती है कौन सी, हारमुज जलसंधि, हारमुज जलसंधि। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। देखो इधर पड़ेगी फारस की खाड़ी, ये फारस खाड़ी, इधर ओमान की खाड़ी, दोनों का आपस में जोड़ी कौन सी, हारमुज जलसंधि। इधर देश पड़ता है ईरान, इधर पड़ता है ओमान, तो ईरान ओमान के बीच में है हारमुज ये वाली। विश्व में सर्वाधिक या विश्व में व्यापक स्तर पर पेट्रोलियम का निर्यात यहाँ से होता है, जलसंधि से। इसको देखो थोड़ा सा, जापान को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऊपर एक द्वीप पड़ता है सखालिन, रूस का सखालिन। ये द्वीप पड़ता है होक्काइडो, कौन सा द्वीप पड़ता है, होक्काइडो, होक्काइडो पड़ता है, होक्काइडो, होक्काइडो द्वीप पड़ता है। होक्काइडो के नीचे कौन सा पड़ता है, होन्शु पड़ता है, होन्शु पड़ता है, होन्शु, होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होन्शु पर ही राजधानी टोक्यो स्थित है, राजधानी टोक्यो स्थित है, राजधानी टोक्यो स्थित है, राजधानी टोक्यो स्थित है, ठीक है, राजधानी टोक्यो स्थित है होन्शु पर। होन्शु पर एक झील पड़ती है, इसका नाम है वीवा झील, वीवा झील। इस वीवा झील के तट पर एक शहर पड़ता है क्योटो, होन्शु पर पड़ती है वीवा झील या बीवा झील बोलते हैं। इसके किनारे क्योटो, घंटियों का शहर कहा जाता है, घंटियों का शहर कहलाता है कौन सा, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं, ठीक है। और ये कहलाता है आपका बीवा झील के तट पर क्योटो, इसको बोलते हैं आप घंटियों का शहर। एक और पड़ता है यहाँ पर होन्शु पर, इसको बोलते हैं नगोया, नगोया प्रोटोकॉल सुना है आपने कभी, नगोया, जिसको जापान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर मैंने समझाया ना क्यों, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का विकास, डेट्राइट मोटर गाड़ी उद्योग का विकास, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात उद्योग का विकास, है कि नहीं, सिलिकॉन वैली कंप्यूटर उद्योग का विकास, तो ये फेमस नाम है, ठीक है ना। सर हिना रील बनाने के को स्ट्रगल बोल रही है, आप उनको रील बनाने ना बोला करो। अरे ना भाई यार, वो सही बात है, गलत नहीं है, नहीं वो झूठ मूठ में रील नहीं बना रही है, वो सच में ही उतना काम करती है, सच में नहीं, सच में उतना काम करती है यार, है ना। नहीं मैं बनाने दूं ऐसे रील, झूठ मूठ की रील, कभी जिंदगी में बनाने दूं मैं, है ना, वो सच में काम करती है
5-6 घंटा घर का काम करती है, 5 घंटा 6 घंटा ड्यूटी भी करती है, पढ़ाई भी करती है, बच्चा भी करती है, सच में ना। क्लास 8 बजे थी ना आपकी। आगे चले, अगली बात पर चले। तो ये आपका फिर होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, ये क्यूशु है और ये कौन सा शिकोकु। अब देखो होन्शु पर तो हिरोशिमा, क्यूशु पर नागासाकी, क्यूशु क्यूशु नागासाकी, होन्शु हिरोशिमा है ना। क्यूशु नागासाकी पर सॉरी क्यूशु पर नागासाकी है और होन्शु पर हिरोशिमा है। तो हैसे होन्शु और हैसे हिरोशिमा, तो होन्शु पर हिरोशिमा है और क्यूशु पर नागासाकी, क्यूशु पर नागासाकी, नागासाकी। आप सभी जानते हैं, ध्यान रखना क्यूशु और नागासाकी किन द्वीपों पर स्थित है, होन्शु और क्यूशु पर है ना। होन्शु पर आपका पड़ता है हिरोशिमा और क्यूशु पर पड़ता है नागासाकी, ठीक है ना। 9 बजे का नोटिफिकेशन है, 8 बजे का नहीं है। ना, 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 तुम थोड़ा मिस कर गए हो। कल का नोटिफिकेशन होगा, कल रात का था 9 बजे का, समझे? ना, ना, आज का तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे बताओ? देखो, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है 38 डिग्री समानांतर अलग करती है और इस सखालीन और होन्शु के बीच में, ये रूस और जापान के बीच में जल संधि है, इसको लापेरिज, लापेरिज, लापेरिज पड़ता है, लापेरिज। एक पड़ता है आपका फिलीपींस, फिलीपींस पड़ता है ये वाला, बोर्नियो अलग है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस में एक सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लुजोन आता है। इस पर राजधानी मनीला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र इस मनीला के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो एशिया के पर्वत, माउंटेन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है एशिया के पर्वत, है ना। एशिया के पर्वत, बेटा एशिया के पर्वत पे आप आओ एक बार, ठीक है। एशिया के पर्वतों में जब आप आओगे, माउंटेन्स ऑफ एशिया पर जब आप आओगे, तो माउंटेन्स ऑफ एशिया में जब आप आओगे, तो माउंटेन्स ऑफ एशिया के अंदर आप देखो, ध्यान देखो, माउंटेन्स ऑफ एशिया में जब आप देखोगे तो इसमें विश्व की छत कहा जाता है पामीर का पठार, ये पामीर की गांठ इसको कहते हैं, पामीर गांठ या पामीर नोट इसको बोलते हैं, पामीर गांठ। इससे एक पर्वत निकला जिसको बोलते हैं हिमालय, पढ़ चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक पर्वत निकला जिसका नाम है कुनलुन, एक का नाम है तेनसान और एक का नाम है अल्ताइसान। देखो ये कुनलुन और हिमालय के बीच में जो पठार पड़ता है, अंतर पर्वतीय पठार इसको बोलते हैं, तिब्बत का पठार। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये आपको पड़ता है कौन सा? आपका तिब्बत पठार पड़ता है, तिब्बत पठार। हिमालय इधर मुड़ता है म्यांमार और भारत के बीच प्राकृतिक सीमा, इसको बोलते हैं अराकानियोमा पर्वत, अराकानियोमा माउंटेन बोलते हैं, अराकानियोमा माउंटेन, अराकानियोमा माउंटेन बोलते हैं इसको, अराकानियोमा माउंटेन, अराकानियोमा माउंटेन बोलते हैं, है ना, अराकानियोमा माउंटेन बोलते हैं, ठीक है ना, अराकानियोमा माउंटेन बोलते हैं, राइट, अराकानियोमा माउंटेन बोलते हैं। ये तेनसान और ये तेनसान और ये कौन सा है? अल्ताइसान। इस अल्ताइसान, तेनसान और कुनलुन के बीच में एक नदी बेसिन बोलते हैं, तारिम नदी बेसिन बोलते हैं और यहीं पर एक मरुस्थल पड़ता है, टकला माकन का मरुस्थल। इसी क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम लोकनूर, लोकनूर पड़ता है, लोकनूर। और लोकनूर जो है लोकनूर, ये चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है, चीन का, जैसे अपना भारत का जैसे केंद्र पोखरण पड़ता है ना, ऐसे ही चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है कौन सा? लोकनूर पड़ता है ना। चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र कौन सा पड़ता है? लोकनूर पड़ता है, लोकनूर पड़ता है। चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र कौन सा है? लोकनूर। ऊपर तेनसान है, तेनसान के ठीक ऊपर की तरफ आपको एक शीत मरुस्थल दिखेगा, चीन और मंगोलिया में इसको बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल है चीन में और मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी। एक हिंदुकुश, इसकी चोटी है तिरिचिमिर, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकुश, लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो सीमा बनाता है वो बनाता है, ये बनाता है हिंदुकुश। यहाँ पर इसको आर्मीनिया की गांठ कहते हैं, आर्मीनिया गांठ बोलते हैं। और आर्मीनिया गांठ से पॉन्टिंग टॉरस, पॉन्टिंग टॉरस पर्वत जो है टर्की में अनातोलिया का पठार के केंद्र पड़ता है। ये एल्बुजोरिक पड़ता है, जैग्रोस, एक एल्बुजोरिक कौन सा? जैग्रोस, जैग्रोस, एल्बुजोर कौन सा? एल्बुजोरिक जैग्रोस, एल्बुज जैग्रोस पर्वत है, एल्बुज जैग्रोस पर्वत, इनके बीच में ईरान का पठार है, ईरान का पठार। एल्बुज और जैग्रोस के बीच में ईरान का पठार आएगा, ध्यान रखना, ईरान का पठार आएगा, एल्बुज और जैग्रोस के बीच में आएगा, एल्बुज और जैग्रोस के बीच आएगा आपका पठार, जिसको बोलते हैं कौन सा? ईरान का पठार, जिस पर उर्मिया झील पड़ती है और उर्मिया पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी। तो ये पठार और ये पर्वत आपके लगभग मोटे मोटे से आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तो हिमालय और कुनलुन पर्वतों के मध्य स्थित तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय उदाहरण, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो सीमा बनाता है वो बनाता है, ये बनाता है हिंदुकुश। यहाँ पर इसको आर्मीनिया की गांठ कहते हैं, आर्मीनिया गांठ बोलते हैं। और आर्मीनिया गांठ से पॉन्टिंग टॉरस, पॉन्टिंग टॉरस पर्वत जो है टर्की में अनातोलिया का पठार में टर्की के अंदर पड़ता है। ये एल्बुजोरिक पड़ता है, जैग्रोस, एक एल्बुजोरिक कौन सा? जैग्रोस, जैग्रोस, एल्बुजोर कौन सा? एल्बुजोरिक जैग्रोस, एल्बुज जैग्रोस पर्वत है, एल्बुज जैग्रोस पर्वत, इनके बीच में ईरान का पठार है, ईरान का पठार। एल्बुज और जैग्रोस के बीच में ईरान का पठार आएगा, ध्यान रखना, ईरान का पठार आएगा, एल्बुज और जैग्रोस के बीच में आएगा, एल्बुज और जैग्रोस के बीच आएगा आपका पठार, जिसको बोलते हैं कौन सा? ईरान का पठार, जिस पर उर्मिया झील पड़ती है और उर्मिया पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी। तो ये पठार और ये पर्वत आपके लगभग मोटे मोटे से आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तो हिमालय और कुनलुन पर्वतों के मध्य स्थित तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय उदाहरण, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तेनसान या तियानसान अल्ताइसान पर्वतों का विस्तार, तेनसान और अल्ताइसान पर्वतों का विस्तार भी चीन में मिलता है। अल्ताइसान मरुस्थल के उत्तर की ओर विस्तृत गोबी का मरुस्थल एक शीत मरुस्थल है, जिसकी अवस्थिति चीन और मंगोलिया देशों में, बता दिया सब। अराकानियोमा पर्वत भारत म्यांमार के बीच नेचुरल बाउंड्री में था, ठीक बता दी। हिंदुकुश अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, जिसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? तिरिचिमिर पाकिस्तान में अवस्थित, बता दिया मैंने आपको। मैंने बताया अभी कुनलुन और तेनसान पर्वतों के बीच में या कुनलुन और तियानसान के बीच में तारिम नदी का बेसिन है, ये टकला माकन है, यहाँ पर पड़ता है लोकनूर जो कि चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है। पामीर पठार विश्व का सर्वोच्च पठार है, इसे दुनिया की छत, वर्ल्ड रूफ कहा जाता है, विश्व की छत कही जाती है, विश्व की छत, विश्व की छत या वर्ल्ड रूफ इसको कहा जाता है, वर्ल्ड रूफ कहा जाता है ना, वर्ल्ड रूफ कहा जाता है, विश्व की छत इसको कहा जाता है, विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है ना, विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है, विश्व की छत कहा जाता है।
ठीक है। एल्बूज और जैग्रोस पर्वत का विस्तार ईरान में मिलता है, जिसके मध्य ईरान का पठार विस्तार है। बता दिया आपको। ईरानी पठार क्षेत्र में पश्चिमी से सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वो भी यहाँ स्थित है, ये भी बताया मैंने अभी। पोंटिन टॉरस पर्वत टर्की में है, जिनके मध्य टर्की पठार विस्तार है। इस पठार पर विश्व की सर्वाधिक लंबी झील कौन सी स्थित है? टर्की में अनातोलिया पठार, अनातोलिया प्लेटू, अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार पड़ता है टर्की के अंदर। अनातोलिया प्लेटू पड़ता है, अनातोलिया प्लेटू पड़ता है कहाँ पर? टर्की के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। ये टर्की के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, ये टर्की के अंदर पड़ता है, ठीक है। अब हम आते हैं पठारों के बाद में, पर्वत पठारों के बाद में, जिसको बोलते हैं एशिया की नदियां। ये जो नदियां हैं जो सामने में आपको दिख रही है, ये नदियां बहुत इंपॉर्टेंट नदियां, 3 नदियां 4 नदियां यहाँ पर दिखेंगी आपको, 5 नदियां दिख रही है, 6 नदियां, 6 सुनो। एक नदी, अच्छा ये तो मंगोलिया देश है, यहाँ से तो आप ये देख पाएंगे कि ये देश कौन सा है? मंगोलिया है, मंगोलिया है। और यहाँ से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं साइबेरिया की नदी है, इसको बोलते हैं ओब, ओब नदी बोलते हैं, ओब नदी, ठीक है। मंगोलिया से निकलती है येनिसी, येनिसी, येनिसी निकलती है ऐसे, और येनिसी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम अंगारा, जो बैकाल से निकलती है, और बैकाल से ही एक उद्गम होता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल को, साइबेरिया का मोती कहा जाता है बैकाल को। विश्व की सबसे गहरी झील है साइबेरिया में, मंगोलिया के निकट पड़ती है, जिसको बैकाल झील बोलते हैं। तो ओब, येनिसी और लीना साइबेरिया से बहती है, उत्तर की ओर गिरती है, जिसमें काला सागर में और लैक्टिक सागर में गिरेगी आपकी नदियां आर्कटिक महासागर के अंदर। जब शीतकाल होता है, मतलब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है, तभी पूरा क्षेत्र बर्फ से जम जाता है, नदियों के मुहाने जम जाते हैं, बर्फ जम जाती है, क्योंकि ध्रुवों के नजदीक है ना ये, ध्रुवों के नजदीक तापमान कम, नजदीक होने से जम जाता है मुहाना, और यहाँ पूरे साइबेरिया के उत्तरी भाग में पानी फैल जाएगा और दलदल का होता है विकास। तो ओब, येनिसी, लीना उत्तर की ओर बहती है, ध्रुव की तरफ बहती है, उत्तर ध्रुव की तरफ बहती है, और आर्कटिक महासागर में गिरती हुई नदियां हैं। साइबेरिया की महत्वपूर्ण नदियों में इनका नाम गिना जाता है। येनिसी, लीना, ओब, येनिसी, लीना। लीना नदी बैकाल झील से निकलती है, लीना बैकाल झील से निकलती है, बैकाल झील से निकलती है, लीना बैकाल झील से निकलती है, लीना निकलती है बैकाल झील से, और येनिसी की सहायक अंगारा भी बैकाल झील से ही निकलती है, याद रखिएगा, बैकाल झील से ही निकलती है, ठीक है। एक नदी आमूर नदी आपको दिख रही है, आमूर, ये आपकी चाइना और रसिया, चाइना और रसिया, इनके बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है आमूर। इतना ही है आमूर के बारे में। दो नदियां मिडिल एशिया से आपकी आती बहती हैं, इसको सिर दरिया और एक को बोलते हैं आमू दरिया। तो ये मध्य एशिया की नदियां हैं और ये अरल सागर में गिरती है ना, अरल सागर में गिरती है ना, अरल सागर में गिरती है दोनों नदियां, अरल सागर में। तो दोनों नदियां मध्य एशिया क्षेत्र में निकलकर अरल सागर झील में गिरती है, सिर दरिया और कौन सी? आमू दरिया। ओब, येनिसी, लीना याद रखिएगा, ओब, येनिसी, लीना नदी साइबेरिया की नदियां हैं। लीना नदी बैकाल झील से निकलती है, येनिसी के सहायक अंगारा नदी भी बैकाल झील से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है, शीतकाल में बड़ी दलदल का निर्माण करती है तीनों नदियां मिलकर के, ठीक है। आमूर नदी एशिया के अंदर एक ऐसी नदी है जो कि आपकी ओखोटस्क सागर में गिरती है, और ये सीमा बनाती है, और ये बनाती है किसके बीच में? रसिया एंड चाइना, रसिया और चाइना इनके बीच में क्या बनाती है? अपनी सीमा बनाती है, नेचुरल बाउंड्री। सिर दरिया, आमू दरिया मध्य एशियाई नदियां हैं, और ये आपकी गिरती है किसमें? अरल सागर के अंदर गिरती है, अरल सागर में। ये मैंने बता दिया आपको ऐसे सारे जो भी। फिर आप देखो एक नदी इरावदी, इरावदी नदी, इरावदी नदी देखो, इरावदी पर आप आओ, ये इरावदी नदी है ना, इरावदी नदी, ये इरावदी नदी जो है ना, इरावदी, इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। इसके किनारे एक नगर पड़ता है जिसका नाम मांडले, मांडले नगर पड़ता है, मांडले नगर पड़ता है, मांडले नगर पड़ता है, इरावदी के किनारे मांडले नगर स्थित है, ठीक है ना। तो ये म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है। एक नदी है मेकोंग, मेकोंग देखिए, ये मेकोंग नदी, ये मेकोंग, ये मेकोंग तिब्बत पठारी क्षेत्र से निकलकर आती है और वियतनाम में अपना डेल्टा बनाती है और दक्षिणी चीन सागर में आकर गिर जाती है मेकोंग नदी। देखो मेकोंग दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है ना। इस नदी के किनारे लाओस की राजधानी वियंटिन, लाओस की राजधानी वियंटिन, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन है, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन है ना, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन है ना। लाओस की राजधानी वियंटिन है, लाओस की राजधानी वियंटिन, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन है, ठीक है, कंबोडिया की राजधानी फोम पेन है। एक नदी और है साल्विन, साल्विन, ठीक है ना, साल्विन देखो, साल्विन, साल्विन ये नदी, साल्विन नदी, साल्विन नदी है ना, मर्दमान की खाड़ी में गिरती है, मर्दमान, मर्दमान, साल्विन नदी मर्दमान की खाड़ी में गिरती है, साल्विन नदी, साल्विन नदी। म्यांमार थाईलैंड की सीमा बनाती है साल्विन नदी, म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है साल्विन, म्यांमार थाईलैंड की सीमा बनाती है। ये प्रश्न देखो, हर नदी का एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी है, मर्दमान की खाड़ी में साल्विन गिरती है, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी मेकोंग, मेकोंग के किनारे जो नगर बसे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वियंटिन और एक फोम पेन, लाओस की राजधानी वियंटिन और कंबोडिया की राजधानी फोम पेन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक रेड नदी है जो कि वियतनाम की राजधानी हनोई इसके किनारे स्थित है, रेड नदी, रेड ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप देखो एक नदी है यांगत्जे नदी, यांगत्जे नदी पड़ती है, यांगत्जे, यांगत्जे इसको बोलते हैं यांगत्जे, तिब्बत पठारी क्षेत्र से निकलती है यांगत्जे नदी, और यांगत्जे नदी है ना, यांगत्जे नदी ये पूर्वी चीन सागर में गिरती है, इसको यांगत्जे सेकियांग कहते हैं। ये यांगत्जे सेकियांग नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यांगत्जे सेकियांग नदी जो है, इस यांगत्जे सेकियांग नदी की जब बात करते हैं तो यांगत्जे सेकियांग, इसके मुहाने पर नगर बसा हुआ है संघाई, और इसके किनारे एक नगर बसा हुआ है संघाई से पहले जिसको बोलते हैं वुहान, चीन में बहती है यांगत्जे सेकियांग या यांगत्जे। और यांगत्जे सेकियांग नदी के बारे में याद रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी, जैसे यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी अमेजन, उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसूरी, अफ्रीका की सबसे लंबी नील, जो दुनिया की सबसे लंबी, ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग। ऐसे एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम कौन सी है? यांगत्जे या यांगत्जे सेकियांग। इसके किनारे वुहान है, वुहान पर संघाई है, संघाई इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना, चीन का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है? संघाई नगर है, ठीक है। एक नदी और है हांगहो, और हांगहो नदी इस पठार से बहती है, उसको बोलते हैं कौन सा? उसको बोलते हैं लोएस का पठार, मिट्टी का जमाव मिलता है, पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा का जमाव मिलता है, और इस मिट्टी के मिल जाने से इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है, और जिस सागर में गिरती है उसका पानी भी पीला हो जाता है, इसलिए कहते हैं पीला सागर में जाकर गिरती है। रास्ता बहुत बदलती है इसलिए इसको चाइना का सोक कहते हैं। नुकसान होगा जब नदी रास्ता बदलेगी, नुकसान होगा, जनता हानि होगी, इसलिए सोक कहते हैं, चाइना का सोक आ जाता है, चीन का सोक कहते हैं इसको, चीन का सोक कहते हैं, ठीक है। तो ये नदियां आपकी होना चाहिए। एक पर्ल रिवर भी चाइना की ही रिवर है, पर्ल रिवर, ठीक है, पर्ल रिवर। ये बड़ी नदियां महत्वपूर्ण है, एक दजला है और एक फरात है, एक का नाम है दजला, एक का नाम है यूफ्रेटस, यूफ्रेटस है ना। अरे मान जाओ, तुम दिखा मान जाओ, देखो मान जाओ एक बार, शांति से पढ़ाई कर लो, नहीं मार लगी बहुत ज्यादा। से बहती है, सीरिया इराक से बहती हुई फारसी खाड़ी में गिरती है, एक साथ मिलते हुए फिर गिरती है फारसी खाड़ी। दजला फरात के बीच में एक सभ्यता का विकास है, उसका नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट, इराक, इराक के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, ठीक है ना।
और मेसोपोटामिक सभ्यता विकसित हुई। हाँ, कल A4 साइज की कल पीडीएफ 100% मिल जाएगी आपको, ना बोलना पड़ेगा, ना कॉल करना पड़ेगा, ना आपको मिल जाएगा कल, आपको कल शाम तक, हाँ कल शाम तक मिलेगा। तो मोसुल और बगदाद नदी के, ये ध्यान रखिएगा इस नदी के बारे में। यहाँ पर जो झीलें हैं उन झीलों में आप देखो बगदाद जो नगर है ये किसी के मोसुल और एक इसके किनारे है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं बगदाद। तो मोसुल और बगदाद इसके किनारे जो दजला नदी है इसके किनारे एक नगर शाम तक, बिल्कुल ना, फिर 101% मिल जाएगा कल आपको, कल शाम तक, हाँ कल शाम तक मिलेगी लेकिन, ठीक है। और जो दजला नदी है इसके किनारे एक नगर बसा हुआ है मोसुल, और एक इसके किनारे है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं बगदाद। तो मोसुल और बगदाद जो नगर है, मोसुल बगदाद जो नगर है ये किसके किनारे बसे हैं, दजला नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है ना, दजला नदी के किनारे बसे, दजला नदी के किनारे बसे, दजला किनारे बसे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस नदी के बारे में। यहाँ पर जो झीलें हैं उन झीलों में आप देखो, सबसे पहली झील तो है बैकाल, विश्व की सबसे गहरी झील, दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है, ये है आपकी कौन सी, तो ये है आपकी दुनिया की सबसे गहरी कौन सी है, ये आपकी बैकाल झील है, बैकाल, ठीक है। और इसको साइबेरिया का मोती कहते हैं, रूस में विश्व की सबसे गहरी झील है। एक बात, अरल सागर में सिरदरिया अमुदरिया नदियां गिरती हैं, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में स्थित है। ये प्रश्न आ सकता है, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री, दोहरा भूभाग देश है। एक उर्मिया झील पड़ती है, उर्मिया झील ईरान में है, पश्चिमी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और एक पड़ती है आपकी वन झील जो टर्की के अंदर विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, टर्की में है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। एक आपकी बालखस झील है कजाकिस्तान में, बालखस कजाखस, बालखस कजाखस ऐसे याद रखना। तो कजाकिस्तान में बालखस पड़ती है ना, तो बालखस में कजाकिस्तान में बालखस झील पड़ती है। कैस्पियन सागर झील जो है, कैस्पियन सागर झील, इसकी बात करते हैं। कैस्पियन सागर 5 देशों में इसका सीमा संलग्न है, कजाकिस्तान से लगती है इसकी सीमा, रसिया से लगती है इसकी सीमा, अजरबैजान से लगती है इसकी सीमा। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, बाकू कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील है। बड़ी सिंपल बातें, बहुत चीजें हैं नहीं। ये कैस्पियन सागर 5 देशों से लगती है, विश्व के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है ये। और इसमें इसके किनारे अजरबैजान जो देश लगता है उसकी राजधानी बाकू, बाकू में पेट्रोलियम की रिफाइनरी भी है। तो कैस्पियन सागर के तट पर राजधानी कौन सी है, बाकू। जैसे विक्टोरिया झील के तट पर राजधानी युगांडा की कंपाला है, ऐसी। तो ये जो है आपकी बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। देखो ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, तो कौन सा अजरबैजान। तो ईरान अजरबैजान 2, तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान 4 और रसिया 5, ये लगते हैं। इसमें यूराल नदी, इसमें वोल्गा नदी आकर के और अपना पानी गिराती है ना। तो बाकू कैपिटल, हाँ बिल्कुल कैपिटल बाकू। तो ये आपका कुल मिला के एशिया, एशिया में घास के मैदान बनते हैं, स्टेपीज। मिडिल एशिया में जो घास के मैदान मिलते हैं, तो वो मिडिल एशिया में मिलते हैं घास के मैदान, को बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज जो घास के मैदान है वो आपके मिडिल एशिया में पाए जाते हैं। ये आपका हो गया एशिया। तो मिडिल एशिया में क्या मिलते हैं, घास के मैदान, स्टेपीज मिलते हैं, स्टेपीज, स्टेपीज घास मैदान, स्टेपीज घास के मैदान। एशिया की ब्रेड बास्केट, एशिया की ब्रेड बास्केट है, एशिया की ब्रेड बास्केट, एशिया की ब्रेड बास्केट या रोटी की टोकरी। क्योंकि ये कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण है, और जो शीतोष्ण कटिबंध होता है जहाँ पर शीत भी होती है, जहाँ पर उष्ण भी होता है, यहाँ पर होता है गेहूं। भाई गेहूं कहाँ होता है, जहाँ सर्दी गर्मी दोनों हो, और जहाँ गेहूं होगा उसको कहते हैं रोटी की टोकरी। गेहूं से क्या बनती है, रोटी बनती है। उस्ताज हंगरी में घास के मैदान है, हंगरी में उस्ताज है। अब मान लो कि इसी का विस्तार है ना, हंगरी में उस्ताज, और ये भी कैसे है, शीतोष्ण है, टेम्परेट है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है ना। ये कुल मिला के तुम्हारी बातें हैं किसके बारे में, एशिया। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब 2 सेशन मैक्सिमम 2 क्लास लगा लो, सिंगल एक लंबा स्लॉट 2 ढाई घंटे का, 3 घंटे का, उसके अंदर एक स्लॉट में इंडियन ज्योग्राफी करना है, और एक 5-6 घंटे क्लास लेकर के और मैं आपको करवा दूंगा वर्ल्ड की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कुछ सौरमंडल की बातें, कुछ वायुमंडल की बातें, कुछ महासागर की जलधाराएं, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये 2 घंटा ही सेशन था अपना सुबह का 8 से 10 का। तो बाकी अपन फिर एक तो क्लास एक संडे को भी हम करेंगे कुछ ना कुछ। अब मैं आपके प्रैक्टिस के तौर पर कुछ करवा सकता हूँ ना, बाद में बोल दूंगा टीम को, तब आपकी कुछ ज्योग्राफी की प्रैक्टिस का कुछ व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बाकी तुम लोग करो बढ़िया तरीके से, है ना। ये क्लास चलती है इंडियन ज्योग्राफी की प्रैक्टिस के लिए, वो भी करो। बाकी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी के अलावा इंपोर्टेंट सेशन रहेगा, साइंस का